तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में। फाइनली आज का ये वीडियो भी मैराथन वीडियो है क्लास 10th वालों के लिए। क्या होने वाला है आज के इस वीडियो में, तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, 10th क्लास के उर्दू के बुक से सारा का सारा वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाने वाला है। जी हाँ, जितना भी क्वेश्चन आंसर है इसी में 5 नंबर वाला और 2 नंबर वाला सब कुछ मिक्स है। सारा का सारा 10th क्लास के उर्दू के दरक्षा के किताब से हम लोग संपूर्ण सब्जेक्टिव कंप्लीट करने वाले हैं। यानी कि आप लोगों के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इन्हीं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा। तो इसी वजह से इम्पॉर्टेंट समझते हुए हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, समझना है और देखते चलना है। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। आर यू रेडी? आप सभी लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को समझाते चलूँगी और ध्यान से सुनते चलिए, समझते चलिए। अब ज़रूर नहीं कि देखेंगे ही, अगर आप साइड में रख लेते हैं फ़ोन को और सिर्फ सुनते रहते हैं या फिर हेडफोन लगा लेते हैं तो हर एक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में भी आएगा और याद होता चला जाएगा। क्योंकि देखिए, जिस रास्ते से हम लोग होकर एक बार गुजर जाते हैं ना, तो उस रास्ते से अगर 2 साल 3 साल के बाद भी जाए ना तो ऐसा लगता है कि हम इस रास्ते से गए हैं। उसी तरीके से हर एक क्वेश्चन को अगर आप बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को याद भी नहीं हो पाता है ना, लेकिन आपको इस चीज़ का तो अंदाज़ा रहेगा ना कि मुस्कान मैम ये क्वेश्चन कराई थी और इसका ये आंसर होना चाहिए। उसी वक्त तुरंत माइंड में आ जाता है कि हाँ, इसका आंसर ये है, वो है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगी कि आज के इस वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक करके शेयर कर दीजिए। एक बार लाइक कीजिए धीरे से और उसके बाद से शेयर करके स्टेटस पे डाल दीजिए, क्योंकि संपूर्ण अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये मैराथन वीडियो है क्लास 10th वालों के लिए। ठीक है, तो आप शेयर करो फटाफट। उसके बाद से जो लोग चैनल पर नए नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह के ज़बरदस्त कंटेंट आप लोगों के लिए ज्ञापन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड हमेशा किए जाते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल है कि मेहदी अफादी कब और कहाँ पैदा हुए। तो जवाब में लिख देना है, क्योंकि ये 2 नंबर वाला है तो आप लिखेंगे मेहदी अफादी 1828 ईस्वी में गोरखपुर में पैदा हुए थे। दूसरा सवाल है, बस जो 2 नंबर वाला है उसको आप शॉर्ट कट में ही लिखेंगे तो ठीक रहेगा, पूरा का पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक। राजेंद्र सिंह बेदी के किस शहर में पैदा हुए। राजेंद्र सिंह बेदी जो है ना, वो किस शहर में पैदा हुए और उनकी मौत कब हुई। तो वो लाहौर में पैदा हुए थे। राजेंद्र सिंह बेदी 1915 ईस्वी लाहौर में वो पैदा हुए थे और 1984 में उनकी वफात हो गई थी। 3 नंबर सवाल कि मेहदी अफादी ने कितनी शादियाँ की थी और उनकी बेगम का क्या नाम था और वह किस नाम से मशहूर हुई। इसी में 3 सवाल। उन्होंने कितनी शादियाँ की थी, तो 3 शादियाँ की थी। उनके बेगम का क्या नाम था, तो उनकी बेगम का नाम अजीमुन्निसा था। और वो किस नाम से मशहूर हुई, तो बेगम मेहदी के नाम से मशहूर हुई, बेगम मेहदी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 कि बरकत अली के कितने पोते थे। तो बरकत अली के 2 पोते थे। ठीक है, वो तो पूरा आप लोग को कहानी में बताया ही गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दिख रहा होगा आपको कि निगार अजीम ने किस मौजू में एमए किया। तो उर्दू के अलावा वो ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए की थी। कौन? निगार अजीम। रुस्तम और सोहराब का किस्सा कहाँ से लिया गया है। तो ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। ये जो रुस्तम और सोहराब का किस्सा है ना, ये फिरदौसी का शाहनामा से लिया गया है, शाहनामा। उसके बाद से नज़ीर अहमद के किसी 2 नावल का नाम लिखिए। तो पहला का नाम लिख दीजिए तोबतल नसू, दूसरा का नाम इब्नुल वक्त, जो आपको अच्छा लगे। हालांकि मिरातुल उरूस भी इनका ही नावल है। फहमीदा और हमीदा नसूह की कौन थी। तो फहमीदा और हमीदा नसूह की बीवी और बेटी थी, यानी कि फहमीदा नसूह की बीवी और हमीदा नसूह की बेटी थी। फहमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू खुद चैप्टर का नाम ही है। उसके बाद से देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा होगा। सवाल पूछा गया है कि हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क क्या है। तो हम्द नज़्म की उस किस्म को कहते हैं जिसमें खुदाए ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है, और नात उस नज़्म को कहते हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ के लिए मखसूस की गई हो। लेकिन हम्द और नात दोनों नज़्म के ज़ुमरे में ही आते हैं, यानी कि हम्द और नात दोनों नज़्म की तरह ही लिखे जाते हैं। लेकिन जिस कविता में अल्लाह ताला की तारीफ़ हो उसे हम्द, और जिस कविता में
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ों से नात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल है कि रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था। तो कहानी रुकैया भाभी में रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार पेश किया गया है उसका नाम अख्तर था। पूरी कहानी तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों में पढ़ाई ही थी। क्वेश्चन नंबर 11 कि रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो अपना शौक़ पूरा करने के लिए वो कौन सा काम करती थी। तो रुकैया भाभी फुर्सत के औकात में अपनी इल्मी शौक़ पूरा करने के लिए अपने अहबाब और शागिर्दों को खतूत लिखा करती थी, यानी कि वो ख़त लिखती थी। अगला सवाल यहाँ पर 12 नंबर कि भीमराव अंबेडकर के वालिदैन का नाम लिखिए। तो उनके वालिद का नाम रामजी मालोजी सकपाल और वालिदा का नाम भीमबाई था, और ये दोनों जन उनके वालिदैन थे, यानी कि माता पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्द किसे कहते हैं। तो अरबी लुगत में हम्द के मानी तारीफ़ करने के हैं, लेकिन उर्दू शायरी की इस्तिलाह में हम्द उस नज़्म को कहते हैं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ खुदाए वहद ला शरीक की तारीफ़ की गई जाए। और उर्दू शायरी की तारीख़ में इब्तिदा से ही हम्द की रिवायत रही है और तकरीबन तमाम उर्दू शुअरा ने हम्द लिखा है। जितने भी शुअरा थे, जितने भी शायर, वो सभी शायर हम्द लिखे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कि महमूद के किरदार पर 5 जुमले लिखिए। तो ये आप लोगों के एग्ज़ाम में ना आएगा 5 नंबर में आ सकता है, नहीं तो 2 नंबर में भी आ सकता है। तो ऑफकोर्स 5 नंबर में आएगा तो लंबा लिखेंगे, 2 नंबर में आएगा तो छोटा लिखेंगे, जो कि 2-3 लाइन में अट जाए। देखिए जवाब में क्या लिखा गया है कि महमूद और डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के ज़ेर निसाब अफसाना फ़रार का मरकज़ी किरदार है। यानी कि महमूद जो है ना, कैरेक्टर कौन सी कहानी का है, तो फ़रार नाम के अफसाने का ये कैरेक्टर है और तालिबी इल्मी के ज़माने में है। यानी कि तालिब इल्मी स्टूडेंट लाइफ में रहता है, उसके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए। चुनांचे बदकिस्मती ने महमूद को उसके मुफलिस मामू के घर पहुंचा दिया, जहां उसकी ज़िंदगी की हकीकी परेशानियां शुरू हुई। नामुआफिक हालात से उसने सबक सीखा, चुनांचे ठोकर लगने से वह तजुर्बाकार होता चला गया। हो गया, ख़त्म कहानी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 देखते हैं कि मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश जुलाई 1910 में हुई थी, पटना में। भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो इनकी पैदाइश 1819 अप्रैल में हुई थी और महू सेंट्रल इंडिया में। भीमराव अंबेडकर, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल 17 नंबर कि रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों। तो वह एक शमी नाम की गरीब लड़की थी जिसकी तालीम का खर्च रुकैया भाभी खुद बर्दाश्त करती थी, यानी कि खुद पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाती थी। गुर्बत के बावजूद शमी को पढ़ने का बहुत शौक़ था। उसके वालिदैन उसकी तालीमी अखराजात के मुतहम्मिल नहीं थे, यानी कि उसके जो वालिदैन थे, माता पिता, वो उसके पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाने के काबिल नहीं थे। इसलिए रुकैया भाभी की शक्ल में अल्लाह ताला ने उसकी तालीम का ज़रिया पैदा कर दिया। हो गया आंसर। बस इसी तरीके से आप लोगों को लफ्ज़ों को सजा कर लिखना है। जितना अच्छे तरीके से लिख सकते हैं आप, उतने अच्छे तरीके से लिखें। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे। नफ्सियात। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी 2 नंबर वाले में भी पूछ सकता है। ठीक। सुहेल अज़ीमाबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम क्या था और वह किस साल शाये हुआ। तो उनके पहले अफसानी मजमुआ का नाम 4 चेहरे था, जो आज़ादी के बाद शाये यानी कि प्रकाशित हुआ था। एग्जैक्ट डेट नहीं बताया गया आप लोगों के बुक में, इसी तरीके से आप लोग लिखेंगे। 20 नंबर सवाल क्या है कि सही और सही के फ़र्क को जुमलों में इस्तेमाल करके जाहिर कीजिए। तो देखिए ये वाला जो सही है ना, सीन वाला, मानी के लिहाज से दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। इस सीन वाले सही के मानी है गनीमत के होते हैं, जबकि ये जो स्वाद वाला और है सही के मानी दुरुस्त के हैं। जैसे कि अगर हलवा मैसर नहीं तो गुड़ ही सही, यहाँ पर सीन वाला सही रहेगा, लेकिन स्वाद वाला सही झूठ बोलना सही नहीं है, यानी कि ये गलत है। सही का मतलब होता है दुरुस्त, झूठ बोलना दुरुस्त नहीं है। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 की निगार अज़ीम के सफ़रनामे का क्या नाम है। तो सफ़रनामे का अक्स। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 22 नंबर सवाल, 22 नंबर प्रश्न आप कह सकते हैं, पूछा गया है कि कमर जहाँ की हालात ज़िंदगी पर 5 जुमले लिखिए।
तो देखिए लिखा गया है कमर जहाँ समस्तीपुर जिला के एक गांव बुजुर्गद्वार में 1951 ईस्वी में पैदा हुई और बुजुर्गद्वार उनका आबाई वतन है। कमर जहाँ के वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। गांव में सैयद अताउल हक खानदान तालीम याफ्ता था, यानी कि इनका जो ख़ानदान था वो तालीम याफ्ता था। घर के लोग खुद भी तालीम याफ्ता थे और इल्म व अदब से दिलचस्पी रखते थे। कमर जहाँ भी इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद पटना आ गई और यहीं इंटर से PhD तक पटना यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की। बस हो गया आंसर। आप चाहे तो इससे भी लंबा कर सकते हैं। देखिए 5 नंबर जो है ना तुम्हें पूछेगा तो और इसको थोड़ा लंबा कर दीजिएगा। 23 नंबर प्रश्न देखिए, सवाल क्या पूछा गया है 23 नंबर में कि सिराज की वालिदा अपने बेटे के घर उकताहट क्यों महसूस करने लगी। तो सिराज की वालिदा अपने बेटे सिराज के घर उकताहट इसलिए महसूस करने लगी कि वहाँ उन्हें कोई घरेलू जिम्मेदारी नहीं थी, सिर्फ खाना और आराम करना था। इसलिए उनकी ज़िंदगी में एक यकसानियत आ गई थी, एक खालीपन आ गया था, जिसकी वजह से वह बेटे के यहाँ क्या कर रही थी, उकताहट महसूस कर रही थी। यहाँ पर उकताहट रहेगा, उकताहट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पता होगा, गुज़श्ता लगभग निस्फ सदी से हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत तेज़ी से बढ़ रहा है, यानी कि ज़मीन का टेम्परेचर लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है। ज़मीन के इस दर्जा हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है, इसे माहिरीन माहौलियत ने तमाज़त अर्ज़ी में तदरीजी इजाफा यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के नाम से याद किया है। यानी कि हमारे पृथ्वी के टेम्परेचर में जो बढ़ंती हो रही है ना, इसी को साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया गया है, क्या नाम दिया है, ग्लोबल वार्मिंग नाम दिया है। यानी कि तमाज़त अर्ज़ी बोलिए या फिर आलमी हिद्दत बोलिए। आज पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला बन चुका है, जिससे सारी दुनिया में परेशानी है। जी हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही है। कोविड-19 HMP वायरस जो अभी आया है, तरह तरह के बैक्टीरिया वायरस जो पनप रहे हैं, उसके साथ साथ अमेरिका में अभी देखिए कैलिफोर्निया में आग लगी हुई है। लगातार एक हफ्ते से आग बढ़ती चली जा रही है, हज़ारों घर जल गए, लाखों लोग को हटाया गया। ठीक है, ये जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त आग लगी हुई है अमेरिका में, आप जानते भी होंगे, आई होप आपने न्यूज़ देखा होगा। यहाँ तक कि परमाणु बम की ओर आग चलती चली जा रही है। देखिए अगर उसको रोका नहीं गया ना, अगर पूरी कोशिश करके आग को बुझाया नहीं गया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा अमेरिका का और उसके साथ साथ अलग अलग देश का, क्योंकि बम फटेगा तो आप लोग जानते ही हैं क्या होगा। चलिए 25 नंबर सवाल कि ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सी गैस है। तो जवाब में लिखा है कि बुनियादी तौर पर मीथेन गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस में और भी गैस शामिल है, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, O3 है। ये सभी गैस को भी क्या कहते हैं हम लोग, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन मेन उसमें होता है मीथेन गैस। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की 2 किताबों के नाम लिखिए। तो पहला का नाम है मेयार व इक़दार और दूसरा का नाम है इकबाल और आलमी अदब। क्वेश्चन नंबर 27 कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अबुल कलाम साहब ने कौन सा जादू मंत्र बताया था। तो ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा यानी कि छात्र छात्राओं को अबुल कलाम आज़ाद ने जादुई मंत्र बताया था कि 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे सिर्फ 5-5 दरख्त लगा दें तो ग्लोबल वार्मिंग जैसे मसले अपने आप को महफूज रख पाएंगे। यानी कि 10 से 17 साल के 20 लाख बच्चे अगर 5-5 पेड़ लगा देना तो ये ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन, इस पर काबू पाया जा सकता है और इसको जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। 28 नंबर प्रश्न कि सर सैयद की ज़िंदगी के बारे में 5 जुमले लिखिए। तो सर सैयद अहमद ख़ां की शख्सियत को हिंदुस्तान में तारीखी हैसियत हासिल है। उनकी पैदाइश दिल्ली के एक तालीम याफ्ता घराने में 1817 ईस्वी में हुई थी। उनके वालिद का नाम मीर मुतक़ी और वालिदा का नाम अज़ीज़ुन्निसा बेगम। सर सैयद की तालीम व तरबियत और जहन साजी में उनकी वालिदा का बहुत बड़ा रोल था। मुलाजमत से सबकदोशी के बाद सर सैयद ने मुसलमानों की तालीम के लिए अलीगढ़ में कॉलेज खोला, जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर हुआ। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि इस कॉलेज में सिर्फ मुस्लिम स्टूडेंट है, जी नहीं, मुस्लिम हिंदू सभी धर्मों के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं इस कॉलेज में। और उसी तरीके से है बनारस हिंदू कॉलेज, उस नाम में है हिंदू लेकिन
اس میں بھی مسلم اور ہندو سبھی دھرموں کے اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ نام میں کیا رکھا ہے؟ کام صحیح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ رقیہ بھابھی کو سونے کی چڑیوں کو، ایک منٹ، چڑیا نہیں ہے، رقیہ بھابھی کو سونے کی چوڑیوں کو کیوں فروخت کروانا پڑا؟ تو شمی کی فیس ادا کرنے کے لیے، شمی کا وہ بھائی تھا، شمی کے بھائی کی فیس ادا کرنے کے لیے رقیہ بھابھی کو اپنے سونے کی چوڑیوں کو فروخت کروا دینا پڑا، جو وہ اپنی بیٹی ننھی ریحانہ کے لیے خریدی تھی۔ وہ بولی شمی کو، یہ لو چوڑیاں، اور بول دینا اپنے بھائی کو اسے بیچ کر جو پیسے ملیں گے اس سے اپنا فیس بھر لے گا۔ 30 نمبر سوال کہ شبنم کمالی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو 22 جولائی 1938 عیسوی کو ضلع سیتامڑھی کے پوکھریرا نامک گاؤں میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ 31 نمبر سوال کہ سہیل اعظم آبادی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو 1911 عیسوی کو پٹنہ میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ شہباز کی 2 کتابوں کے نام لکھیے۔ تو پہلا کا نام ہے خیالات شہباز اور دوسرا کا نام ہے تفریح القلوب۔ نیکسٹ کوشچن کہ شہباز نے شاعری میں کن شعراء کی تقلید کی ہے؟ شہباز نے اپنی شاعری میں نذیر اکبر آبادی اور اکبر الہ آبادی کی تقلید کی ہے۔ سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام کہاں کیا؟ تو وہ غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام کیے تھے۔ زندگانی بے نظیر کے مصنف کون ہیں؟ تو عبدالغفور شہباز ہیں۔ سر سید کا انتقال کہاں ہوا اور ان کی قبر کہاں ہے؟ تو سر سید کا انتقال علی گڑھ میں ہوا اور ان کی قبر جو ہے نا وہ بھی علی گڑھ میں ہی ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے یاد رکھیں گے، علی گڑھ تحریک سر سید احمد خاں کا ہے۔ اردو کا پہلا نقاد کسے کہا جاتا ہے؟ تو پہلا نقاد الطاف حسین حالی کو کہا جاتا ہے۔ بھیم راؤ امبیڈکر کے والدین کا نام کیا ہے؟ تو والدین یعنی کہ ان کے پتا کا نام رام جی مالوجی سکپال اور ماں کا نام بھیم بائی تھا۔ بھیم راؤ نے مزید تعلیم کے لیے کہاں گئے اور انہیں کس ایوارڈ سے نوازا گیا؟ تو آگے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یعنی کہ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ وہ گئے اور انہیں بھارت رتن سے نوازا گیا تھا۔ اب یہاں پر 40 نمبر سوال ہے کہ مختصر افسانہ کیا ہے؟ مختصر افسانہ کیا ہے آپ کو بتانا ہے۔ جواب میں لکھا گیا ہے مختصر افسانہ جدید ترین افسانہ ہے جس میں کم سے کم واقعات، گنے چنے کردار اور حسب ضرورت کم سے کم الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے زندگی کے کسی ایک پہلو کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ مختصر افسانہ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹے میں پڑھا جا سکتا ہے۔ مختصر افسانہ کو ہندی میں کہا جاتا ہے، ہندی آپ انگلش میں سمجھیے، شارٹ سٹوری، یعنی کہ جو زیادہ سٹوری لمبا نہ ہو، جو مختصر ہو، شارٹ ٹائپ کا کہانی ہو، اسے ہی کہا جاتا ہے مختصر افسانہ، ٹھیک ہے۔ 41 نمبر سوال کہ قمر جہاں کی کہانی کٹی ہوئی شاخ میں کس سماجی مسئلے کی نشاندہی کی گئی ہے؟ تو اس کہانی میں کہا گیا ہے کہ انسان دولت کمانے کی ہوس میں جنت نشا وطن کو چھوڑ کر عرب، ایران اور امریکہ چلا جاتا ہے، مگر وہ زندگی اسے راس نہیں آتی، ایک نہ ایک دن اسے اپنے وطن واپس لوٹنا ہی پڑتا ہے، یعنی کہ وہ انسان ایک کٹی ہوئی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے جسے دوبارہ پیڑ میں نہیں جوڑا جا سکتا۔ محمود کا دوست عظیم محمود کو کہاں لے جانا چاہتا تھا اور کیوں؟ تو عظیم چاہتا تھا کہ محمود لڑکیوں سے میل جول بڑھائے اور ان کا قرب حاصل کرے، اس خیال سے وہ محمود کو نمائش کی سیر کرانا چاہتا تھا اور وہیں قریب کے ایک ریسٹورنٹ میں محمود کو خالدہ نام کی لڑکی سے ملانا چاہتا تھا، اور بات ہے کہ عظیم سے وعدہ کر لینے کے باوجود محمود آدھے راستے سے لوٹ آتا ہے جیسے کوئی بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرنے جا رہا ہو، یعنی کہ راستے میں محمود کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں وہ غلط کر رہا ہے، یہ محبت کے چکروں میں نہیں پڑنی چاہیے، اور پھر کیا کرتا ہے، آدھے راستے سے لوٹ آتا ہے اور خوب پڑھائی کرتا ہے اور ڈپٹی کلیکٹر بن جاتا ہے۔ اگر وہ اس دن چلا جاتا تو وہ اتنا بڑے مقام کو حاصل نہیں کر پاتا، ڈپٹی کلیکٹر نہیں بن پاتا، کیونکہ اس کو ایک لڑکی مل جاتی اور اس کو وہ خوش کرنے کے چکر میں اپنا پورا زندگی برباد کر دیتا، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑا یار کون ہے؟ تو وہ لوگ جو انجانے میں بھلا برا کام کرتے ہیں اور اپنے کاموں کو عین کار ثواب بناتے ہیں، ایسے لوگ خود فریب میں مبتلا ہیں اور دوسروں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، ان سے بڑا
रयाकार कौन हो सकता है? अच्छा यार नहीं, रयाकार यहाँ पर पूछा गया है। सबसे बड़ा रयाकार कौन है? ठीक है, रया का मतलब होता है ढोंग, दिखावा। जो ऐसे इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो दिखाते कुछ और है और अंदर से कुछ और ही होते हैं। तो वह लोग जो अनजाने में भला बुरा काम करते हैं और अपने कामों को ऐन कार्य सवाब बताते हैं, ऐसे लोग खुद फरेब में मुब्तला हैं और दूसरों को भी धोखा दे रहे हैं। और इनसे बड़ा रयाकार और कौन हो सकता है? आशियाने का मरकज़ी ख़्याल क्या है, आपको बताना है। यानी किस आशियाने के ज़रिए, इस कहानी के ज़रिए क्या बताने की कोशिश की गई है। तो देखिए जवाब में लिखा गया है कि हम बूढ़े हों या नौजवान, अपनी हैसियत के मुताबिक अपने सपनों का ताजमहल बनाते हैं। ये तो बात बिल्कुल सही है। और अपने घर की चहारदीवारी के अंदर तन्हा हुक्मरानी करना चाहते हैं। इसमें किसी और की मुदाखलत हमें मंजूर नहीं है। इसी बात को आशियाना नाम की इस कहानी के ज़रिए बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अफसाने फ़रार, ये जो अफसाना फ़रार है ना, इसके किसी 3 किरदार का नाम लिखिए। तो पहला लिख दिया गया है महमूद, दूसरा है खालिदा, तीसरा है अज़ीम। आप भी यही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई 3 कैरेक्टर का नाम आपको लिख देना है। निगार अज़ीम के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम क्या था और वह कब शाये हुआ? तो वो अक्स था और 1990 ईस्वी में शाये हुआ था। अब्दुल गफूर शहबाज की कितनी शादी हुई थी और उनकी बीवियों के नाम क्या हैं? तो अब्दुल गफूर शहबाज की शादी जो हुई थी वो 2 शादियाँ हुई थी इनकी, और उनकी बीवियों के नाम मंदरजा झैल है, यानी कि नीचे लिखा गया है। ए में है शमसुन्निसा और बी में है अशरफुन्निसा। 48 नंबर क्वेश्चन की तनकीद के बारे में 5 जुमले लिखिए। तो लफ्ज़ तनकीद नकद से बना है जिसके मानी खरे खोटे की पहचान के हैं। इस अमल को अदब की इस्तिलाह में तनकीद कहते हैं। आमतौर पर किसी अदबी फ़न पारे पर तनकीद की जाती है और उसकी खामियों को और उसकी खूबियों को उजागर किया जाता है। तनकीद का मतलब होता है खरे खोटे की पहचान करना, किसी की अच्छाई के साथ साथ बुराई भी ज़ाहिर करना। ड्रामा की मुख्तसर तारीफ़ लिखिए कि ड्रामा किसे कहते हैं। तो ड्रामा एक अदबी सिन्फ़ है। किसी अमल को करके दिखाने का नाम क्या है? ड्रामा है। यानी कि किसी भी चीज़ को आप करके दिखा दें, वही क्या है? ड्रामा। ड्रामा किरदार की हरकत व अमल के ज़रिए पेश किया जाता है और किरदार ही अपनी हरकत व अमल से मुआशरे और माहौल की अक्कासी करता है। ड्रामा के लिए स्टेज लाजमी अंसुर है। 50 नंबर सवाल है कि गालिब ने अपने खतूत में किन बातों का इजहार किया है? तो मिर्ज़ा गालिब ने अपने खतूत में निजी बातों यानी कि अपने पर्सनल बातों के अलावा मुआशरे के इनकलाबात और उसकी हैसियत के साथ साथ गदर के हालात भी देखे हैं। अपने रोज़ व शब की बातें भी तहरीर किए हैं, यानी कि रोज़ वो क्या करते हैं इस तरह की बातों को भी ख़त में लिखे हैं। अब है 51 नंबर प्रश्न कि गालिब के खतूत की ज़ुबान पर 5 सतरें लिखिए, यानी कि 5 लाइन लिखना है। देखिए गालिब के खतूत की ज़ुबान साफ़ और सलीस और रवां है। हुदूद में बामुहावरा ज़बान इस्तेमाल किया है। ज़राफ़त की चाशनी भी मौजूद है। तहरीर का अंदाज़ मुकालमाती है। गालिब ने खुद कहा है कि मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया। बस बात ख़त्म। और इसी को जब आप लोग लिखेंगे ना तो हो सकता है कि 3-4 लाइन में अट जाए। यहाँ पर 1.5 लाइन में ही अटा है। आप लोग अगर अपने कॉपी में लिखेंगे तो 3-4 लाइन में अटेगा ये। 52 नंबर सवाल है कि शहबाज ने अपनी बेटी को जिस बात की तलकीन की है उसे उजागर कीजिए। तो मज़कूरा ख़त में शहबाज ने अपनी बेटी को सबक याद करने और पढ़ने की तलकीन की है ताकि मुस्तक़बिल में उसकी ज़िंदगी रोशन और ताबनाक गुज़रे। 53 नंबर सवाल कि मकतूब निगारी की मुख्तसर तारीफ़ कीजिए। मकतूब निगारी का तारीफ़ करना है, किसे कहते हैं? तो मकतूब निगारी अदब की एक नसरी सिन्फ का दर्जा रखती है। ख़त को एक ज़ाती सरगर्मी का नाम दिया गया है। ख़त को निस्म मुलाक़ात भी कहा जाता है क्योंकि इसके ज़रिए एक दूसरे को अहवाल से वाक़फ़ियत हो जाती है। यानी कि मकतूब को ही हम क्या कहते हैं? ख़त कहते हैं। और ख़त को आधी मुलाक़ात कहा जाता है क्योंकि इसके ज़रिए एक दूसरे के हाल हम लोग समझ जाते हैं, जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कि बेदी और कृष्णचंद्र की मुलाकात कहाँ हुई? तो बेदी और कृष्णचंद्र की मुलाकात लाहौर में हुई थी। मेहदी अफ़ादी ने अपने ख़त में किन किन को मुखातिब किया है और क्या कहना चाहते हैं? तो मेहदी अफ़ादी ने अपने दोस्त सैयद मकबूल अहमद समदानी को ख़त लिखा है
اور اس خط میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انسان اپنی عمر کے آخری حصے میں لائق تحسین ہو جاتا ہے جب عمر کی آخری حصے میں جوانی کی یاد آتی ہے تو زبردست چوٹ لگتی ہے۔ یعنی کہ جب عمر گزر گیا اور تب یاد آتی ہے جوانی کی باتیں تو چوٹ لگتی ہے کہ ایک ہمارا سمے کیسا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں یاد آتی ہیں۔ چلیے کویشچن نمبر 56 ہے کہ بیدی کن کن دفاتر میں کام کیے اور لاہور کے کس محکمے میں کام کرتے تھے؟ تو بیدی پوسٹ آفس، آل انڈیا ریڈیو لاہور، جموں کشمیر ریڈیو اور مرکزی حکومت کے پبلسٹی ڈپارٹمنٹ میں ملازمت کیے تھے، نوکری کیے تھے۔ بیدی لاہور کے پوسٹ اینڈ ٹیلی گراف کے محکمے پوسٹ آفس میں بھی کام کرتے تھے۔ بہار کے عہد حاضر کے چند ممتاز افسانہ نگاروں کے نام لکھیے۔ یعنی کہ بہار کے کچھ فیمس کہانی کار کا نام لکھنا ہے۔ تو عہد حاضر میں بھی حاضر کے چند مشہور افسانہ نگار میں شفیع جاوید ہے، احمد یوسف ذکیہ، مشہدی شوکت حیات اور حسین الحق کا نام سرفہرست ہے۔ ہو گیا۔ کویشچن نمبر 58 کہ گلوبل وارمنگ کی تشویشناک اثرات کیا ہیں؟ تو زمین کا درجہ حرارت بڑھ جانے سے پودوں کا ختم ہونا، طوفان، سیلاب اور قحط کا سامنا جیسے حالات و حادثات کا ہم شکار ہو رہے ہیں۔ یہ تشویشناک ہی تو ہے، ہمارے لیے شرم کی بات ہی تو ہے۔ ادب کی پہچان پر ایک مختصر روشنی ڈالیے۔ تو ادب کی پہچان ڈاکٹر عبد المغنی کا ایک ادبی مضمون ہے۔ عبد المغنی نے اس مضمون میں اس بات پر زور دیا ہے کہ تحریر ادبی نہیں ہوتی اور ہر ادب کا معیاری ہونا بھی لازمی ہے۔ ہر وہ فنی نمونہ جسے پڑھ کر ہمارے اندر سرور اور انبساط محسوس ہو اور ساتھ ہی ہم آسودگی کا احساس بھی کریں، وہ ادب میں شامل ہے۔ یعنی کہ جسے پڑھ کر ہمیں ایک طرح کا سرور اور آسودگی کا احساس ہو تو کیا کہلائے گا؟ ادب کہلائے گا، وہ ادب میں شامل ہے۔ ادب انسان کی ذہنی اور روحانیت تربیت کرتا ہے اور ادب جو تہذیب انسان بھی بناتا ہے اور ہمیں محفوظ بنانے میں معاون و مددگار بھی ہوتا ہے۔ اب اگلا سوال یہاں پر 60 نمبر ہے کہ اردو کی 5 مزاحیہ شاعروں کے نام لکھیے۔ 5 ہنسی مذاق والے شاعر۔ تو پہلا کا نام دلار فیغار، پھر رضا نقوی، اکبر الہ آبادی، سید محمد جعفری اور ناظر خیامی لکھا گیا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ ندا فاضلی کو کون سا ایوارڈ ملا تھا؟ تو ندا فاضلی کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ، شکھر سمان غالب ایوارڈ اور خسرو ایوارڈ ملا تھا۔ ندا فاضلی نے مشرق و مغرب کے کن ملکوں میں ہندوستانی ادب کی نمائندگی کی؟ تو USA، UAE، جرمنی، بنگلہ دیش، پاکستان، انگلینڈ اور ماریشس وغیرہ میں ہندوستانی ادیبوں کی نمائندگی کی تھی، یعنی کہ ادبی نمائندگی کی تھی۔ یہ الگ الگ دیش میں جا کر یہ ندا فاضلی جو ہے نا ادب کو بڑھاوا دیے تھے۔ کویشچن نمبر 63 ہے کہ چک بست کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ تو ان کا انتقال 1926 عیسوی کو رائے بریلی میں ہوا تھا۔ چک بست کی غزلوں میں کس شاعر کا رنگ ملتا ہے؟ تو آتش کا رنگ ملتا ہے، یاد رکھیے گا۔ شخصی مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ تو شہدائے کربلا اور امام حسین کے علاوہ باقی لوگوں کی موت پر اگر رنج و غم کا اظہار نظم کی صورت میں کیا جاتا ہے تو اسے شخصی مرثیہ کہا گیا ہے۔ 66 نمبر سوال کہ مرزا شوق لکھنوی نے سوداگر کی لڑکی کی آنکھوں کی مثال کس چیز سے دی ہے؟ تو مثنوی نگار نے سوداگر کی لڑکی کی آنکھوں کی مثال جو ہے نا، آنکھوں کی مثال وہ ہرن کی آنکھوں سے دیے ہیں۔ نسیم کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی اور ان کے والدین کا نام؟ تو ان کی پیدائش 1811 میں ہوئی تھی۔ ان کے والد کا نام گنگا پرساد کول تھا، یعنی کہ پتا جی کا نام۔ مثنوی گلزار نسیم میں کس واقعے کو نظم کیا گیا ہے؟ تو زیر نصاب مثنوی میں دارالخلافت زین الملک میں بقاولی کا پہنچنا اور وزیر ہو کر اپنے محبوب تاج الملک کی تلاش کو اس مثنوی میں پیش کیا گیا ہے، یعنی کہ بقاولی جو پری رہتی ہے اپنے محبوب کو ڈھونڈتی ہے، اسی کہانی کو پیش کیا ہے۔ بقاولی اپنے محبوب کی تلاش کے لیے کیا کیا کرتی ہے؟ بقاولی اپنے محبوب کو جنگل بیابانوں میں ادھر ادھر بھٹکتا
और तलाश करती रहती है, यानी कि भटक भटक कर इधर उधर जंगलों में, अलग अलग शहरों में क्या करती है, तलाश करती है, ढूंढती है। मुबारक अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए और उनका इंतकाल कब हुआ? तो वो पैदा हुए थे ताजपुर जिला दरभंगा और इंतकाल हुआ था 1958 में। क्वेश्चन नंबर 69 की उर्दू शायरी और फ़ारसी शायरी में मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद यानी कि टीचर कौन थे? तो उर्दू शायरी में मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद दाग दहलवी थे और फ़ारसी में अब्दुल हमीद परेशान थे। 70 नंबर प्रश्न पर पहुंच चुके हैं कि मुबारक अजीम आबादी का शेरी मजमुआ का नाम क्या है और यह कब शाये हुआ? तो मुबारक अजीम आबादी का शेरी मजमुआ का नाम जलवाए दाग है और ये 1951 में शाये हुआ था, प्रकाशित हुआ था। अहमद फराज की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो 1933 ईस्वी में पेशावर में हुई थी। अहमद फराज बुनियादी तौर पर किस मिजाज के शायर हैं? तो वो एक रूमानी मिजाज के शायर हैं। वो औरतों के हुस्न व जमाल से बहुत ज़्यादा मुतासिर यानी कि मोटिवेटेड दिखाई देते हैं। हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई और उनका इंतकाल कहाँ हुआ? तो पैदाइश तो पटना में हुई थी, इंतकाल बम्बई 1991 ईस्वी में हुआ था, मुंबई में। परवीन शाकिर की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो इनकी पैदाइश पाकिस्तान के कराची में 1952 ईस्वी में हुई थी। इरफान सिद्दीकी ने कालिदास के ड्रामा मालविका अग्निमित्रम का तर्जुमा किस नाम से किया था? तो कालिदास का ड्रामा जो मालविका अग्निमित्रम का तर्जुमा जिस नाम से किया था वो नाम है मालविका अग्निमित्र। जफ़र गोरखपुरी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो 1935 ईस्वी को गोरखपुर में हुई थी। 77 नंबर क्वेश्चन कि जफ़र गोरखपुरी की शायरी की सबसे बड़ी खुसूसियत क्या है, सबसे बड़ी विशेषता? तो वो है क्लासिकल और जदीद शायरी के साथ साथ उनके तजुर्बात का खूबसूरत मिलान। 78 नंबर सवाल कि शबनम कमाली के 3 शेरी मजमुआ का नाम लिखिए। तो पहला का नाम है अनवार अकीदत, शोबाए अकीदत, फिरदौस अकीदत। आप चाहे तो लिख सकते हैं रियाज अकीदत या फिर ज़िया अकीदत। टोटल 5 किताब हैं शबनम कमाली के। मुखम्मस नज़्म किसे कहते हैं? मुखम्मस शायरी की एक आयत है। अरबी में खम्स का मानी 5 के होते हैं, यानी कि 5 मिसरों के नज़्म को मुखम्मस कहते हैं। मुखम्मस के 3 मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं, बाद के दोनों मिसरे भी हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। निदा फ़ाज़ली ने शायरी की किस सिन्फ में तबाह आज़माई की है? तो निदा फ़ाज़ली नज़्म और गज़ल के अलावा भी दोहे कहे हैं, यानी कि इन्होंने दोहा भी लिखा है और दोहे के सिन पर भी तबाह आज़माई की है। 81 नंबर सवाल कि ज़ैनुल मुल्क की मुमलकत में पहुंचकर बकावली को क्या महसूस हुआ? तो बकावली जब महबूब की तलाश में ज़ैनुल मुल्क की मुमलकत में पहुंचती है तो उसने वहां देखा कि सब लोग खुशियां मना रहे हैं, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, बागों में फूल खिले हुए हैं और उसे ऐसा लगता है कि उसको उसका जो महबूब है वो उसी शहर में, उसी मुल्क में मिलेगा। गज़ल अरबी के किस सिन्फ से माखूज़ है? तो गज़ल अरबी कसीदे की तशबीब से माखूज़ है। तशबीब का ताल्लुक़ शबाब यानी जवानी की जज्बात से है और जवानी के जज्बात में हुस्न व आशिकी की कैफियत शामिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 83 कि सिन्फ मसनवी पर 5 जुमले लिखिए। यानी कि मसनवी क्या है आपको बताना है। मसनवी असनाफ़ शायरी की एक मशहूर सिन्फ है। मसनवी वह पैकर है जिसमें हर शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं, लेकिन हर शेर के बाद काफ़िया बदलता है। दो दो मिसरों की रिवायत से इसका नाम मसनवी तय हुआ, क्योंकि मसनवी के मानी होते हैं दो दो किया हुआ। क्वेश्चन नंबर 84 कि सलाम मछली शहरी की ज़िंदगी पर 5 जुमले लिखिए। जवाब में लिखा गया है कि इनका असल नाम अब्दुल सलाम था। अदबी नाम सलाम मछली शहरी से मशहूर हो गए। घर की मुआशी हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए ज़्यादा तालीम हासिल ना कर सके। सियासत से दिलचस्पी थी। तहरीक आज़ादी हिंद के ताल्लुक़ से बहुत सारी नज़में भी कहे थे और उन्हीं मंजूम ख़त लिखने का भी शौक़ था। यानी कि सलाम मछली शहरी को ख़त लिखने का भी बहुत शौक़ था। यहाँ पर गीत लिखने वाले 4 मुस्लिम शायरों का नाम बताना है आपको।
ए में पहले में डाल दिया गया है बैकर उत्साही, बी में अजमल सुल्तानपुरी, सी में है वसीम बरेलवी और डी में है ज़बीर रिजवी। बस बात ख़त्म। 86 नंबर सवाल कि उर्दू के किसी 5 ख़वातीन यानी कि औरतों अफसाना निगार यानी कि फीमेल स्टोरी राइटर, यानी कि आपको यहाँ पर महिला कहानीकार का नाम लिखना है। ख्वातीन अफसाना निगार पहले में दे दिया गया है कमर जहाँ, फिर है शमीम अफजा, उसके बाद से शकीला अख्तर, इस्मत चुगताई और निगार अजीम। ये टोटल 5 ख्वातीन अफसाना निगार का नाम हो गया। डॉक्टर अब्दुल मुगनी कब और कहाँ पैदा हुए? तो बिहार के ज़िला औरंगाबाद में 1934 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। अदब की पहचान के हवाले से अदब की मुख्तसर तारीफ लिखिए। तो जब कोई फ़नकार अपने फ़न का नमूना पेश करता है तो आया वह नमूना अदब के ज़ुमरे में आता है। इसकी पहचान और शनाख्त के अमल को हम अदब की पहचान कहते हैं। निसाब में शामिल मज़मून अदब की पहचान अब्दुल मुगनी का एक तनक़ीदी मज़मून है जिसमें अदब की पहचान पर सेर हासिल बहस किया गया है और पूरा ज़ोर इस बात पर दिया गया है कि हम इंसान जो है ना अदब का पहचान कैसे करें। हर अदब का नाम मयारी होना ज़रूरी है और ना ही तहरीर का अदबी होना ज़रूरी है। तो हम अदब की पहचान कैसे करें उसी मज़मून में बताया गया है जो अब्दुल मुगनी का मज़मून है। भीमराव का ख़ानदान बम्बई जाकर क्यों बस गया? तो भीमराव का ख़ानदान बम्बई जाकर इसलिए बस गया कि उनके वालिद राम जी सितारा के एक फ़ौजी स्कूल में उस्ताद यानी कि टीचर थे, जहाँ चंद सालों के बाद उनकी मुलाजमत ख़त्म हो गई तो उन्होंने सितारा को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया और बम्बई जाने का इरादा किया और बम्बई जाकर ही वो बस गए। 90 नंबर सवाल कि लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो 1941 में ज़िला छपरा के बुनियारपुर में इनकी पैदाइश हुई थी। 91 नंबर क्वेश्चन कि 2009 ईस्वी के सूरज ग्रहण की अहमियत बयान कीजिए। 2009 के सूरज ग्रहण की अपनी एक जोग्राफियाई अहमियत यह है कि ऐसा सूरज ग्रहण 1 सदी के बाद ही नज़र आ सकेगा। अमेरिका के एक साइंसदान जो एंडरसन थे, उनका ताल्लुक अमेरिकी साइंसी इदारे नासा से है। उन्होंने 24 सालों से इस ग्रहण के बारे में तरक्की किया, यानी कि ये रिसर्च करते थे और 200 सफ़ात पर यानी कि 200 पेज पर मुश्तमिल अपना तहकीकी रिपोर्ट पेश किया, जिसमें यह वाज़ेह किया गया कि सूरज ग्रहण को देखने के लिए सूबा बिहार में वाक़ई तरेगना बहुत मुनासिब तरीन जगह है। तरेगना का मतलब होता है तारे गिनना। मकतूब निगारी के फ़न से वाक़फियत का इजहार कीजिए। खतूत नवीसी की फ़न को मकतूब निगारी कहते हैं, यानी कि खतूत लिखने को ही, ख़त लिखने ही को ही हम क्या कहते हैं? मकतूब निगारी कहते हैं। यह उर्दू नसर की एक अहम किस्म है जिसकी रिवायत बहुत पुरानी है। यह दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों की खैरियत दरियाफ्त करने का आसान ज़रिया है। खतूत के ज़रिए एक दूसरे से तबादला ख्यालात भी होता रहता है। 93 नंबर क्वेश्चन कि मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा किन किन ज़बानों में महारत हासिल थी? तो उर्दू के अलावा मेहदी अफादी को फ़ारसी और अंग्रेज़ी ज़बानों में महारत हासिल थी। चकबस्त ने कौन कौन सी डिग्रियाँ हासिल की? तो चकबस्त BA की डिग्री लेने के बाद वकालत की डिग्री हासिल किए थे। यहाँ पर ज़रा कवायद से सवाल पूछ दिया गया है कि इसमें ज़मीर की तारीफ़ कीजिए। ज़मीर कहते हैं प्रोनाउन को जो नाउन के बदले में, जो नाम के बदले में लफ्ज़ इस्तेमाल हो। तो कवायद की ज़ुबान में इसमें ज़मीर उस लफ्ज़ को कहते हैं जो इसम के बदले में आए, जैसे कि मैं, तुम, हम लोग। नामों के बार बार तकरार से बचने के लिए ज़मीर का इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल के लिहाज से ज़मीर की टोटल 3 सूरतें हैं: ज़मीर गायब, ज़मीर हाजिर, ज़मीर मुतकल्लिम। ज़मीर कहते हैं बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, ज़मीर हाजिर कहते हैं सुनने वाला सेकंड पर्सन, और ज़मीर गायब कहते हैं जिसके बारे में बात की जाए यानी कि थर्ड पर्सन। 96 नंबर प्रश्न कि परवेज़ शादी की पैदाइश कब हुई और उनके 2 शेरी मजमूआ का नाम लिखिए। तो परवेज़ शादी
पटना सिटी के लोधी कटरा मोहल्ला में 1910 ईस्वी में पैदा हुए थे और उनके 2 शेर व शायरी की किताब का नाम है तसलीस हयात और रक्स हयात। 97 नंबर सवाल कि निदा फाजली की 3 शेरी मजमुआ के नाम लिखिए। पहला का नाम है आँख में चोली, आँख और ख्वाब, दूसरा का नाम है शहर मेरे साथ चलो और तीसरा का नाम है जिंदगी की तड़प। 98 नंबर सवाल पर पहुंच चुके हैं हम लोग। इस्म मारफा और इस्म नकरा की तारीफ कीजिए। तो इस्म मारफा कहते हैं ख़ास नाम को, वह इस्म है जो किसी ख़ास चीज़ या शख्स या जगह के नाम को ज़ाहिर करे। और इस्म नकरा कहते हैं आम नाम को, जैसे कि पहाड़, और पहाड़ में आपने को है हिमालय ले लिया यानी कि हिमालय पहाड़, तो वो होगा इस्म मारफा। गालिब की बचपन पर 5 जुमले लिखिए। मिर्ज़ा गालिब के बारे में बताना है। तो उर्दू की माहिर नाज शायर गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खां और गालिब तखल्लुस रखते थे। चुनांचा उर्दू शायरी की कायनात में मिर्ज़ा गालिब की हैसियत से मशहूर हुए। 5 साल की उम्र में ही गालिब वालिद के साये से महरूम हो गए और नतीजा के तौर पर चचा नसरुल्लाह बेग की सरपरस्ती में परवरिश पाने लगे। सालों साथ रहने के बाद नसरुल्लाह बेग भी दुनिया से मुंह मोड़ गए, यानी कि चचा नसरुल्लाह बेग का भी इंतकाल हो गया। फिर माँ परवरिश करने लगी। उसके बाद से नसीम की मुख्तसर सवाना बयान कीजिए। नसीम नस्ल के एतबार से कश्मीरी ब्राह्मण थे और उनका पूरा नाम पंडित दयाशंकर कोल था और उनकी वालिद यानी कि पिता गंगा प्रसाद कोल नाम था। वह 1811 ईस्वी में लखनऊ में पैदा हुए। उनका शुमार लखनऊ के बाकमाल शोरा में होता था। उस वक्त उनके ख़ानदान की रिवायत थी कि बच्ची इब्तदाई तालीम अरबी व फ़ारसी में हासिल करते थे। चुनांचे नसीम ने भी अरबी व फ़ारसी की इब्तदाई तालीम हासिल की थी। यानी कि ये ब्राह्मण थे, पंडित थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अरबी और फ़ारसी में तालीम हासिल की थी। इसी तरीके से ये जो है ना, ज़बान कोई भी सीख सकता है, अरबी फ़ारसी, आप चाहे तो संस्कृत भी सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या किए हैं ना कि ज़बान को धर्मों में बांट दिए हैं, कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मसफ़ी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो मसफ़ी यूपी के अमरोहा में 1748 ईस्वी में पैदा हुए थे। और मुबारक अज़ीमाबादी ने हैदराबाद दक्कन के सफ़र में किससे मुलाकात की और किसके यहाँ क़याम पज़ीर हुए, ये सवाल पूछा गया है। तो सफ़र हैदराबाद में आपकी मुलाकात सर अब्दुल अज़ीज़ से हुई थी। मुबारक अज़ीमाबादी की शख्सियत से बहुत मुतासिर हुए और शर्फ मेज़बानी की पेशकश की। और फिर चुनांचा मुबारक अज़ीमाबादी जो है ना, हैदराबाद के सफ़र में सर अब्दुल अज़ीज़ के मकान में क़याम पज़ीर हुए थे, यानी कि अब्दुल अज़ीज़ के मकान में ही रुके थे और उन्हीं के मेहमान बने हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 103 नंबर प्रश्न की इल्म तिब पर मुबारक अज़ीमाबादी ने जो किताबें लिखी उनके नाम लिखिए। तो उन्होंने तिब के मौजू पर फ़ारसी में 2 किताबें लिखी थी। पहला है मीज़ानुल तिब और दूसरा है तिबुल कबीर। ठीक। परवीन शाकिर के इस्लाफ का वतन कहाँ है? तो हिंदुस्तान के सूबा बिहार में लहरिया सराय दरभंगा के नज़दीक मोहल्ला चंदन पट्टी परवीन शाकिर के इस्लाफ का वतन है। इस्लाफ। इरफान सिद्दीकी का इंतकाल किस मर्ज़ की वजह से हुआ? तो ब्रेन ट्यूमर का अर्जा था और उसी मर्ज़ में इनका इंतकाल हो गया था। इरफान सिद्दीकी के मजमुआ किस नाम से यकजा तौर पर शाये हुए थे? तो दरिया के नाम से इनका मजमुआ यानी कि किताब शाये हुआ था। बच्चों के लिए ज़फ़र गोरखपुरी जो हैं, बच्चों के लिए ज़फ़र गोरखपुरी के कौन से 2 मजमुए शाये हुए? तो बच्चों के लिए शाये होने वाले 2 मजमुए थे सच्चाइयाँ और नाच रे गुड़िया। ये बच्चों के लिए लिखे थे किताब ज़फ़र गोरखपुरी। अगला सवाल है कि पेड़ पर कुल्हाड़ी गिरने से शायर किस तरह लहूलुहान हो गया? तो दरख्तों पर कुल्हाड़ी गिरने से शायर इस तरह लहूलुहान हो जाता है कि दरख्तों के कट जाने से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके नतीजे में इंसान तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। यही वजह है कि शायर का लतीफ़ एहसास दरख्तों पर कुल्हाड़ी चलने से लहूलुहान होने लगता है। 109 नंबर प्रश्न
کہ بچوں کی ٹی وی زیادہ دیکھنے پر شاعر کیوں دکھی ہے؟ تو بچوں کے ٹی وی زیادہ دیکھنے پر شاعر اس لیے دکھی ہے کہ زیادہ ٹی وی دیکھنے کی وجہ سے وقتی طور پر بچے تو خوش ہو جاتے ہیں، لیکن پڑھائی لکھائی سے بچوں کا رغبت گھٹتی چلی جاتی ہے، ساتھ ہی ساتھ بچوں کی دلچسپی کتابوں سے بھی کم ہونے لگتی ہے، اور کتابیں نظر انداز ہونے لگتے ہیں، یعنی کہ کتابیں جو ہے نا وہ بیوہ ہو جاتی ہیں۔ مغل بادشاہ نے تاج محل کیوں تعمیر کرائی؟ تو مغل بادشاہ شاہجہاں اپنی ملکہ ممتاز محل سے غیر معمولی اور جنون کی حد تک محبت کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ممتاز محل کی زندگی کا آخری وقت آیا تو اس نے اپنے شوہر سے وعدہ لیا کہ میرے مرنے کے بعد محبت کی نشانی کے طور پر میری قبر پر ایسا مقبرہ بنوایا جائے جو رہتی دنیا تک قائم رہے۔ اس وعدے کے تکمیل میں شاہجہاں نے اپنے محبوب ممتاز محل کے مقبرے پر تاج محل جیسی تاریخی عمارت قائم کی۔ ٹھیک ہے، 1 سے 11 نمبر پرشن کی نظم میں شاعر نے کس کو بد نصیب جاتے ہوئے پیش کیا ہے؟ یہاں پر بد نصیب نہیں رہے گا، تھوڑا سا غلط ٹائپ ہو گیا ہے، بانسری بجاتے ہوئے یا پھر بنسی بجاتے ہوئے۔ تو شاعر نے گیتا کی عشق گھنشیام کو گیتا کی جدائی کے غم میں بنسی بجاتے ہوئے پیش کیا ہے، جو گھنشیام کے خوابوں اور تصور سے بہت دور رہتی تھی۔ حسن نعیم کی غزل گوئی کی خصوصیت مختصر بیان کیجیے۔ تو عظیم آبادی کے غزل گو شعراء میں حسن نعیم کو ایک خصوصیت حاصل تھی، وہ غزل میں ایک نئے آہنگ کے شاعر تھے۔ انہوں نے اردو غزل میں نئے نئے تجربات کیے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کلاسیکی شاعری کا گہرا مطالعہ کیا تھا، چنانچہ انہوں نے غالب اور مومن کی شاعری کا بھی گہرا مطالعہ کیا۔ احمد فراز جو تھے وہ بنیادی طور پر کس مزاج کے شاعر تھے؟ تو رومانی مزاج کے شاعر تھے۔ ان کا گھر کا ماحول ادبی اور شاعرانہ تھا، بچپن میں ہی شعر کہنا شروع کر دیے تھے۔ ڈاکٹر عبد المغنی کس مدرسہ سے اور کہاں تک تعلیم حاصل کیے؟ تو مدرسہ شمس الہدیٰ سے انہوں نے ایم اے تک تعلیم حاصل کی تھی۔ ڈاکٹر عبد المغنی نے اپنی ملازمت کا آغاز، نوکری کی شروعات کون سے کالج سے کیے تھے؟ تو پٹنہ کالج سے کیے تھے۔ بھیم راؤ امبیڈکر کے ساتھ طلباء اور اساتذہ کا کیا سلوک تھا؟ تو بھیم راؤ امبیڈکر بمبئی کے ایلفسٹن ہائی اسکول میں پڑھتے تھے۔ اس اسکول کا ماحول بھی بھیم راؤ کے لیے بالکل ناموافق تھا۔ بھیم راؤ ذات پات کے بھید بھاؤ کے شکار تھے، اور یہ معاملہ صرف اسکول کے طلباء یعنی کہ اسٹوڈنٹ تک محدود نہیں تھا، بلکہ اسکول کے جو اساتذہ تھے یعنی کہ ٹیچر بھی، وہ بھی کیا کرتے تھے؟ نفرت اور حقارت بھری نظر سے دیکھتے تھے۔ آغا اشر کشمیری کی ڈرامہ نگاری پر 5 جملے لکھیے۔ تو آغا اشر کشمیری کو اردو ڈرامہ کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو ڈرامہ نگاری میں آغا اشر پہلے فنکار ہیں جنہوں نے عملی زندگی کے مسائل کو اپنے فن کا موضوع بنایا ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے ڈراموں میں زیادہ تر سماجی مسائل کو شامل کیا ہے۔ آریہ بھٹ کی جائے پیدائش اور تاریخ پیدائش پر روشنی ڈالیے۔ جائے پیدائش یعنی کہ کس جگہ پیدا ہوئے، یہ تو کہنا مشکل ہے، لیکن قارئین سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی پیدائش پٹنہ کے مغرب خگول میں 472 عیسوی میں ہوئی ہوگی۔ غالب کے خطوط کے کسی ایک مجموعہ کا نام بتائیے۔ تو ان کے 2 خطوط کا مجموعہ ہے، ایک اردو معلیٰ، دوسرا ہے اودے ہندی، ایک کوئی بھی بتا دینا ہے۔ انٹرویو لینے والے کا نام کیا ہے؟ تو عصمت چغتائی اور فیاض رفعت۔ شہباز کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو 1860 عیسوی کے آس پاس سرمیرا باڑھ، بہار میں ہوئی تھی۔ امراؤ جان آدھا ناول کس نے لکھا؟ تو مرزا محمد ہادی رسوا نے لکھا تھا۔ بھیم راؤ کی شادی کس سے اور کتنے سال کی عمر میں ہوئی تھی؟ تو 14 برس کی عمر میں بھیم راؤ کی شادی راما بائی نام کی لڑکی سے ہوئی تھی۔ رستم و سہراب ڈرامہ کس نے لکھا؟ تو آغا اشر نے لکھا تھا۔ رتن ناتھ سرسار کے ناول کا نام لکھیے۔ تو شیر کہسار ان کا ناول کا نام ہے۔ مرزا غالب کب اور کہاں پیدا ہوئے تھے؟ اپنے نانیہال آگرہ 1797 میں پیدا ہوئے تھے۔ ندا فاضلی کی تخلیق ملاقات کا تعلق اردو کے کس صنف سے ہے؟ تو تنقید سے ہے۔ کھڑا ڈنر کے شاعر کا نام لکھیے اور اس نظم کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ تو کھڑا ڈنر شاعر کا نام سید محمد جعفری ہے، اور ان کا تعلق جو ہے نا طنز و مزاح سے یعنی کہ ہنسی مذاق سے۔
परवेज शादी ने उर्दू में एमए किस यूनिवर्सिटी से किया था? तो पटना यूनिवर्सिटी। सितारों से ज़र्रों तक किस शायरी का मजमूआ है? किसका शेरी मजमूआ है, यानी कि किसका कहानी, किसका शेर व शायरी का किताब है? तो जगन्नाथ आज़ाद। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं चाहूँगी कि अभी तक जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, फटाफट आप लोग लाइक कीजिए तो ज़रा, और शेयर कीजिए। हो सके तो आज के इस वीडियो को स्टेटस पे डाल दीजिए। और आज की इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखा है कि नहीं, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक, ये कब पता चलेगा? इसका अटेंडेंस आप लोग बनाएंगे तभी ना, यानी कि वीडियो को लाइक करके अटेंडेंस बनाइए आप सभी लोग, और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि हम स्टार्टिंग से लेकर अंत तक बिना स्किप किए देखे हैं पूरा का पूरा। तभी लगेगा कि हाँ, आप सभी लोग की तैयारी हुई है। ऐसे ही थोड़ा तैयारी होती है, पूरा कंप्लीट देखना है, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते और समझते चलना है। और जो लोग चैनल पर नए नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर रोज आने वाली वीडियोस और लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सवाल देखिए, सवाल आ चुका है कि ज़बीदा कौन थी, उसकी शादी के दिन कौन सा हादसा रूनमा हुआ? तो ज़बीदा एक दोशीज़ा थी, उसने मैट्रिक पास कर लिया था। महमूद उससे शादी करने पर आमादा हो गया था, हालांकि वह औरत के वजूद से खौफजदा रहता था। यानी कि ये जो महमूद है वो औरत के वजूद से, औरत से बहुत ज़्यादा डरता था, खौफजदा रहता था। चुनांचा वह ससुराल पहुंचा तो अचानक अनजाना सा खौफ उस पर तारी हो गया। उसकी हालत बदलने लगी, उसका सारा जिस्म कांप रहा था और ज़बान एकदम से बंद हो गई। शादी के घर में एक हंगामा बरपा हो गया। महमूद के दोस्त, ज़बीदा के वालिदैन और सारे लोग कोशिश करते थक गए, मगर महमूद की हालत में कोई फ़र्क नहीं आया। यह बीमारी नहीं थी, यह तो सिर्फ औरत से मिलने या शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने आप को आमादा नहीं कर पा रहा था, बल्कि फ़रार का रास्ता अपना रहा था। धीरे से फरार हो जाने वाला रास्ता ये अपना रहा था। अगला सवाल है कि थक गया हूँ मैं आराम करते करते, यह बात किससे कही और क्यों? तो यह अल्फाज है बरकत अली सिद्दीकी के, जो आशियाना के अहम किरदार हैं। वह अपनी बीवी से मुखातिब हैं। बरकत अली रिटायरमेंट के बाद अपने बेटे और बहू के साथ रहने आए हैं। बेटे बड़े फर्माबरदार हैं, यानी कि बहू और बेटे दोनों जन बहुत ही फर्माबरदार, बात मानने वाले थे, उनकी हर ख्वाहिश का एहतराम करते थे। बस सिर्फ यह नहीं चाहते थे कि बूढ़े माँ बाप उनकी अमर खानदारी में किसी किस्म की दखल अंदाजी करें। बरकत अली को हरगिज़ हर चीज़ मैसर थी, मगर यूँ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना, वक्त पर खाना खाना और आराम से लेटे रहना, किताबें पढ़ना उन्हें पसंद नहीं। इसलिए वो अपनी बीवी के साथ अपने शहर और अपने पोसीदा मकाम में नमक रोटी खाकर जिंदा रहने के लिए लौट जाते हैं और कहते हैं, थक गया हूँ मैं आराम करते करते। अगला सवाल देखिए, सर सैयद अहमद खान ने रयाकारी से बचने के लिए कौन से तरीके बताए हैं? तो सर सैयद अहमद कहते हैं, भला क्या है, बुरा क्या है, यह मालूम करने के लिए हमको सबसे पहले कुरान का मुताला करना चाहिए, उसके बाद सुन्नत रसूल पर अमल करना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों की झूठी तारीफ से खुश होने के बजाय हमें यह सोचना चाहिए कि वह अच्छाइयाँ मेरे अंदर मौजूद है या नहीं। और सबसे उम्दा तरीका यह है कि दुश्मनों की नुक्ताचीनी का जायज़ा लिया जाए और ख़ुद को उन बुरे कामों से बचाया जाए जिसका एहसास दुश्मनों ने दिलाया, क्योंकि हमारा दुश्मन ही हमारी बुराइयों को बेहतर तरीके से उजागर करता है। ऑफकोर्स ये तो बिल्कुल सही बात कहा गया है, और सर सैयद अहमद खान ने बताया तो ऑफकोर्स सही बताए हैं। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का मुख्तसर तारुफ पेश कीजिए। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण क्या है ये आपको बताना है। तो किसी एक सैयारा या सितारा पर जज़वी या मुकम्मल साया पड़ता है तो ग्रहण होता है, यानी कि किसी सैयारा यानी कि ग्रह पर, सैयारा या फिर सितारा, ग्रह पर या कोई तारे पर जज़वी या पूरे तरीके से मुकम्मल छाया पड़ जाए तो उसी को क्या कहते हैं? ग्रहण कहते हैं। क्योंकि चांद ज़मीन का तवाफ़ करता है और ज़मीन सूरज का तवाफ़ करती है, इसीलिए चांद और ज़मीन के इस तवाफ़ के दौरान चांद का ज़मीन और सूरज के दरमियान आना लाजमी है। ऐसी सूरत में चांद का जज़वी या मुकम्मल साया सूरज पर पड़ता है। ऐसे वाक़े को सूरज ग्रहण कहते हैं, क्योंकि सूरज पर चांद का छाया पड़ जाता है। और अगर सूरज चांद और ज़मीन के दरमियान आ जाए तो उसे चांद ग्रहण कहते हैं, और अगर सूरज चांद और ज़मीन के बीच में आ जाए
तो उसे हम क्या कहते हैं, चांद ग्रहण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, आगा अशर कश्मीरी के ड्रामे पर एक मजमून लिखिए या फिर उर्दू तनकीद के आगाज़ व इर्तिका पर रोशनी डालिए। तो देखिए, उर्दू ड्रामा निगारी की तारीख आगा अशर के नाम के बगैर नामुकम्मल समझी गई है। उर्दू ड्रामा में उनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश है, उसको हम लोग भूल नहीं सकते हैं। आगा अशर कश्मीरी से पहले उर्दू ड्रामा निगारी अपनी पुरानी डगर पर चल रही थी। इस डगर से इनहराफ करके आगा अशर ने पहले उर्दू ड्रामा निगारी को एक नई राह दी। आगा अशर पहले ड्रामा निगार हैं जिन्होंने ड्रामा में उसरी ज़िंदगी के हक़ाइक़ को मौजू बनाकर पेश किया और उसे फ़न की हैसियत दी। आगा अशर की ड्रामा निगारी की एक खुसूसियत यह भी है कि उन्होंने मुसज्जा और मुक़फ़्फ़ा इबारत आराई की जगह अवामी गुफ्तगू और लब व लहजे को आम करने की रिवायत कायम की। इस तरह ड्रामा निगारी के उसलूब में एक इनकलाब पैदा किया। मुख्तसर यह है कि उर्दू ड्रामा निगारी की रिवायत को आगे बढ़ाने और उसे मकबूल आम बनाने में आगा अशर को फरामोश नहीं किया जा सकता। बेशक उन्होंने उर्दू ड्रामा को मौज़ूए फ़न और उसलूब की सतह पर बुलंदी से आशना किया है। आप सभी लोग सोच रहे हैं, मैम इतना लंबा आपने पढ़ दिया लेकिन हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझसे याद कैसे होगा। तो मैं बोल रही हूँ ना, इसे याद नहीं करना है, इसमें आप अपने ज़बान से लिख सकते हैं। आगा अशर कश्मीरी की ड्रामा निगारी पर एक मजमून लिखना है कि आगा अशर कश्मीरी कैसे ड्रामा लिखते हैं, तो आप लिखिए। सबसे पहले तो आगा अशर कश्मीरी को ड्रामा निगारी का, उर्दू ड्रामा निगारी का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, उर्दू ड्रामा निगारी में इन्होंने खिदमात अंजाम दिए हैं ना, उसको वो नाकाबिले फरामोश है, यानी कि उसको फरामोश नहीं किया जा सकता है, भूला नहीं जा सकता है। आगा अशर जो है एक ऐसे ड्रामा निगार है जिन्होंने अपने ड्रामे में ज़िंदगी की हकीकत को ज़ाहिर किया है, पुरानी डगर पर चल रही ड्रामा निगारी को एक नई दिशा दी है और हर एक चीज़ को जो वो अपनी ज़िंदगी में महसूस करते थे उन्होंने अपने ड्रामों के ज़रिए ज़ाहिर कर दिया है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना लंबा चौड़ा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी इसलिए मैं करा रही हूँ ताकि आप लोग को कैसे लिखना है, लफ्ज़ों को सजा कर कितने शानदार तरीके से, ये चीज़ें आपको पता चले। और जो कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं है पता, तो वो आप इसको पढ़ेंगे तो कुछ पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो देखिए, आर्यभट्ट के साइंसी कारनामों का तफसीली जायज़ा लीजिए। आज से 1500 बरस क़िब्ल यानी कि पहले आर्यभट्ट ने इल्म नजूम के ऐसे उसूल वज़े किए थे जिनको देखकर आज के साइंसदान हैरत ज़दा है। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के सिलसिले में तफसीली मालूमात आर्यभट्ट ने ही कराई। आर्यभट्ट ने एक किताब आर्य सिद्धांत और तंत्र के नाम से लिखी और पहली बार यह साबित किया कि ज़मीन गोल है और यह अपने महूर पर घूमते हुए सूरज की गर्दिश करती रहती है, इनकी सूरज का चक्कर लगाती है। कहा जाता है कि मशहूर माहिर इल्म रियाजी पाइथागोरस की रहनुमाई आर्यभट्ट ने ही किया था। आगे बढ़ते हैं, उर्दू में नावल निगारी पर एक मजमून लिखिए। उर्दू में नावल निगारी की इब्तिदा नज़ीर अहमद के नावलों से होता है। उन्होंने उर्दू को चंद इस्लाही नावलें दी। उनके बाद रतन नाथ सरशार ने शेर कहशार, फसाने आज़ाद लिखकर इस फ़न को आगे बढ़ाया। अब्दुल हलीम शरर ने तारीख़ी नावलों की दागमैल डाली। उनके बाद कई और नावल निगार उभर कर सामने आए जिनमें एक बहुत ही अहम नाम मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा का है। उन्होंने उमराव जान आदा लिखकर नावल के फ़न को न सिर्फ फ़रोग़ ही दिया बल्कि उसे उरूज पर भी पहुँचाया। रुस्वा के बाद प्रेमचंद और तरक्की पसंद नावल निगारों ने इस फ़न में बेशबहा इजाफ़ा किए। मर्द नावल निगारों में बशाना ख़वातीन नावल निगार करतुल ऐन, हैदर, इस्मत चुगताई, जिलानी बानो, खदीजा मस्तूर और हाजरा मसरूर वगैरह ने भी इस फ़न को तरक्की दी है। आगे बढ़ते हैं, असर हाजिर में बेहतरीन नावल निगार हैं जो अपने नावलों से फ़न को जिला बख्शने में हमतन मसरूफ़ हैं। तो ये हो गया आंसर। अगला सवाल है कि फ़हमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू का मरकज़ी ख्याल पेश कीजिए। तो ज़ेर निसाब इक़्तिबास का मरकज़ी ख्याल इस्लाह है। तोबतुल नसूह नज़ीर अहमद का ऐसा नावल है जो इस्लाह के नुक्ते नज़र से लिखा गया। वैसे तो नज़ीर अहमद के सारे नावल इसी मकसद के तहत लिखे गए, लेकिन तोबतुल नसूह में एक ख़ास मकसद औलाद की इस्लाह करना है। ज़ेर निसाब इक़्तिबास से भी यही ज़ाहिर होता है कि माँ बेटी की गुफ्तगू मजहबी बातों से शुरू होती है और आखिर में फ़हमीदा और नसूह औलाद की इस्लाह का बेड़ा उठाते हैं।
अगला सवाल कि नज़ीर अहमद की नावल निगारी का जायज़ा लीजिए। तो देखिए नावल निगारी का कैसे जायज़ा यानी कि ओवरव्यू किया गया है। नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार तस्लीम किए जाते हैं। इन्होंने अपनी बेटियों की इस्लाह की खातिर नावलें लिखे। ज़ाहिर है कि नज़ीर अहमद ने नावलें एक इस्लाही जज्बे और एक मकसद के लिए लिखे, इसलिए उन नावलों का फ़न पर मुकम्मल उतरना नामुमकिन था। नज़ीर अहमद के सामने नावल का कोई नमूना मौजूद नहीं था, फिर भी उन्होंने नावल में उन सारे अज्जा को इस्तेमाल में लाया जो बाद में उसके अज्जा तरकीबी करार दिए गए। हाँ, अलबत्ता इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि पेशकश में वह फ़नी हुनरमंदी और चाबुकदस्ती नहीं थी जो बाद के नावल निगारों में देखने को मिलती है। फिर भी नज़ीर अहमद ने नावल के फ़न को फ़रोग़ दिया और उसे मकबूल आम बनाने में अहम रोल अदा किया। जैसा कि ऊपर लिखा गया है कि नज़ीर अहमद के नावल इब्तदाई हैं और इसलिए यह खामियों से पाक नहीं। सवाल है कि मकतूब निगारी के क्या फ़ायदे हैं। तो मकतूब निगारी नसरी सिन्फ़ अदब है, फ़न जैसा भी हो फ़ायदा तो होता ही है। मकतूब निगारी से यह फ़ायदा होता है कि जिस ज़माने में लिखा जाता है उस ज़माने के हालात और उसकी तस्वीर हमारे सामने होती है। यानी कि ख़त लिखने का फ़ायदा यही होता है कि जिस ज़माने में वो ख़त लिखा गया रहता है ना, उस ज़माने की हालात और तस्वीर हमारे सामने होती है। उसे 2-3 साल के बाद भी पढ़ो तो यादें आ जाती हैं, यादें दोहरा जाती हैं। ऐसा तब होता है जब मकतूब निगार फ़नकार हो। आम खतूत लिखने वालों के खतूत में यह खसूसियत नहीं पाई जाती। कहा जाता है ख़त से आधी मुलाकात हो जाती है, क्योंकि जो पढ़ने वाला है वो लिखने वालों के बारे में जानता है और जो लिखने वाला है वो पढ़ने वाले के बारे में जान रहा होता है, अपने बारे में बता रहा होता है। गालिब के अलावा कितने कलमकारों के मकातीब किताबी शक्ल में शाये हुए हैं। यानी कि मिर्ज़ा गालिब के अलावा और कितने राइटर हैं जिनका ख़त का किताब है। तो गालिब के अलावा जिन कलमकारों के मकतूबात किताबी शक्ल में मौजूद हैं उनमें सर सैयद है, हाली है, शिबली नुमानी है, मेहदी फ़ादी, सैयद सुलेमान नदवी, फैज़ अहमद फ़ैज़, मजनू गोरखपुरी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम काबिल ज़िक्र हैं। उर्दू के मकतूब निगारी की इब्तदा और इर्तका पर रोशनी डाली है। जवाब में लिखा गया है कि उर्दू में मकतूब निगारी के फ़न से इनकार की गुंजाइश नहीं, यानी कि ये जो ख़त लिखने का आर्ट होता है इसको इनकार नहीं किया जा सकता। इसकी इब्तदा का सही तयन करने के लिए दफ्तर चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि गालिब से क़िब्ल उर्दू के जो मकतूब निगारी के नमूने मिलते हैं उसमें अलक़ाब व आदाब के अलावा अदक और भारी अल्फाज इस्तेमाल होते थे। ख़त मुक़फ़्फ़ा व मुसज्जा इबारत में होते थे। गालिब ने इस रौश को न सिर्फ ख़त्म किया बल्कि मकतूब निगारी के फ़न को नए अलक़ाब व आदाब दिए और मुरासला को मुकालमा बना दिया। अफ़साने के इर्तिक़ा का जायज़ा लीजिए, यानी कि अफ़साने का विकास कैसे हुआ, लिखने की शुरुआत से लेकर अफ़साने जो है ना ये कैसे धीरे धीरे फेमस होने लगे, कहानी आपको बताना है। अफ़साना दौर जदीद की पैदावार है। उर्दू के पहले अफ़साना निगार कौन है? यह तहकीक के तलब अमर है। कोई सज्जाद हैदर यलदरम को उर्दू का पहला अफ़साना निगार मानता है तो कोई अली महमूद को। चूँकि यलदरम का अफ़साना नशे की पहली तरंग 1900 ईस्वी में शाये हुआ था और 1904 में अली महमूद का अफ़साना छाव मंजर आम पर आया था। इस बहस से कतई नज़र हम प्रेमचंद को उर्दू का पहला अफ़साना निगार और उर्दू का पहला अफ़साना दुनिया का अलमोल रतन मानते हैं, जिसकी इशाअत 1903 में हुई। उर्दू अफ़साने के इर्तिक़ा में नियाज़ फ़तेहपुरी, सज्जाद हैदर यलदरम और मजनू गोरखपुरी का नाम अहम है। अफ़साने के इर्तिक़ा में पंडित सुदर्शन, आज़म कैरवी, सुहैल अज़ीमाबादी, कृष्णचंद्र बेदी, मंटू, इस्मत चुगताई, खदीजा मस्तूर, जिलानी बानो, वाजिब तबस्सुम, हाजरा मसरूर और शकीला अख्तर वगैरह ने अफ़साने के इर्तिक़ा में अपनी तख्लीक़ात से अहम रोल अदा किया है। तरक्की पसंद तहरीक और जदीदियत के रुझानात ने भी अफ़साने के इर्तिक़ा को फ़रोग़ दिया। अब हालात यह है कि बरसग़ीर में उर्दू अफ़साना निगारों की एक लंबी फ़हरिस्त है जिसके लिए एक दफ्तर चाहिए। ख़त्म। इतना लंबा भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है जितना लंबा लिखा गया है, बाकी तो आप खुद से छोटा कर ही सकते हैं लिखकर। कमर जहाँ के अफ़सानों के मौज़ूआत पर रोशनी डालिए, यानी कि कमर जहाँ कैसे अफ़साना कैसी कहानी लिखते थे ये आपको बताना है। कहा जाता है कि फ़नकार अपने अहद का आईनादार होता है, उसकी तख्लीक उस अहद की अक्कास है। फ़नकार जिस माहौल में सांस लेता है, जीता है, उठता है, बैठता है, उसी
उसी गर्द व पेश की हालात को अपनी कहानियों का मौजू बनाता है। कमर जहाँ ने अपनी कहानियों का मौजू भी असर हाजिर के मसाइल को बनाया है। आज के साइंसी व मादरी दौर में इंसान जिन मसाइल से दो चार है, उसे कमर जहाँ ने अपनी कहानियों में बड़े खूबसूरत अंदाज में सिमोया है। यानी कि कमर जहाँ अपनी कहानियों में अपने जो समाजी माहौल है जिधर के वो रहते हैं, अपने आसपास का जो माहौल है, उसी चीज़ को उजागर किए हैं। आज के हालात में मादा परस्ती के बढ़ते हुए रुझानात और इखलाक ज़वाल कमर जहाँ की कहानियों के मौज़ूआत हैं, और इस मौजू को उन्होंने अपने अफसानों में बड़े सादा अंदाज में पेश किया है। कहानी का उन्वान कटी हुई शाख क्यों है, वाज़ेह कीजिए। तो कटी हुई शाख कमर जहाँ का एक कामयाब अफसाना है जिस पस मंज़र में कहानी की तख्लीक हुई है। इस मुनासबत से अफसाने का उन्वान कटी हुई शाख बहुत उम्दा है। इस अफसाने का किरदार मरकज़ी रुपया कमाने के लिए मरकज़ी रुपया इसका जो इस अफसाने का जो मरकज़ी किरदार है, वो रुपया कमाने के लिए खलीजी ममालिक चला जाता है, यानी कि दूसरे ममालिक चला जाता है। वहाँ रुपए तो कमा लेता है लेकिन ख़ुद को मुआशरा से कटा हुआ महसूस करता है, और जब वो अपने वतन वापस आता है तो अपने आप को अजनबी सा महसूस करने लगता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि अफसाने का उन्वान कटी हुई शाख मुनासबत से रखा गया है, जो मुनासिब और सही है। यानी कि कटी हुई शाख का मतलब क्या, कि अगर शाख पेड़ से कटकर अलग हो जाए तो उसको वापस नहीं जोड़ा जा सकता है। उसी तरीके से जब रिश्ते एक बार टूट जाते हैं तो उसको वापस पहले जैसा नहीं जोड़ सकते हैं। और कुछ इसी तरीके का इसमें कहानी है। जो मेन कैरेक्टर रहता है वो पैसा कमाने के लिए अपने गाँव को, अपने दोस्तों को, अपने माँ बाप को छोड़कर चला जाता है, और फिर जब वो ढेर सारा पैसा, दौलत, इज़्ज़त सब कुछ नाम कमा लेता है तो फिर वापस लौटता है गाँव में, तो वो अपने आप को कटी हुई शाख की तरह महसूस करता है। नेक्स्ट सवाल है कि ज़ेर निसाब अफसाना आशियाना के मरकज़ी किरदार पर रोशनी डालिए। तो जवाब में लिखा है कि ज़ेर निसाब अफसाना आशियाना के मरकज़ी किरदार बरकत अली और उनकी बीवी ज़रीना है। बरकत अली नौकरी से सबकदोश हो चुके हैं और तन्हाई महसूस करते हुए अपने बेटी बहू के साथ रहने लगते हैं। कुछ दिनों तक तो हालात ठीक थे, लेकिन धीरे धीरे हर काम के लिए उन्हें बहू बेटे का मोहताज होना पसंद नहीं आया। उन्होंने ज़रीना से अपने दिल की बात कही। ज़रीना ने सोचा अपना घर अपना ही होता है, जहाँ अपनी हुक्मरानी होती है, किसी का मोहताज नहीं होना पड़ता है। यह सोचकर ज़रीना ने फिर अपना आशियाना आबाद करने का सोच लिया। यानी कि बरकत अली सिद्दीकी और ज़रीना अपने पुराने वाले आशियाने यानी कि पुराने वाले घर में चले जाते हैं और फिर से उस पुराने घर को, पुराने आशियाने को आबाद कर लेते हैं। ये तो पूरी कहानी आप लोगों को बताया गया है, बस कहानी पता होना चाहिए, उसको आपको रच कर लिख देना है। 5 नंबर आपके मुट्ठी में आ जाएगा। सुहेल अज़ीम आबादी के बारे में कम से कम 10 जुमले तहरीर कीजिए, यानी कि 10 वाक्यों में लिखना है। तो सुहेल अज़ीम आबादी उर्दू के मारीफ अफसाना निगार है, या प्रेमचंद स्कूल के अफसाना निगार कहे जाते हैं। इनका असल नाम मुजीबुर रहमान या फिर बचपन का नाम मुजीबुर रहमान ही था। इनके 2 बेटे लतीफ़ुर रहमान और शानुर रहमान है। सुहेल अज़ीम आबादी ने ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत की थी, यानी कि नौकरी किए थे। इस सिलसिले में श्रीनगर कश्मीर भी गए थे। सुहेल अज़ीम आबादी ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा उर्दू की तरवीज व इशाअत में गुजारा। उसके तहत वह छोटा नागपुरी भी गए और 7 सालों तक उर्दू की तरवीज व इशाअत का अंजाम देते रहे। सुहेल अज़ीम आबादी के अफसानों का दूसरा जो मजमुआ था नए पुराने हैं, जो 1943 ईस्वी में शाये यानी कि प्रकाशित हुआ था, ये ख़त्म। अब अगला सवाल है यहाँ पर कि अफसाना फ़रार का मरकज़ी ख्याल पेश कीजिए। ये सारा सवाल आप लोगों को 5 नंबर का पूछा जाएगा। कभी पूछेगा अफसाना आशियाना का, कभी पूछेगा कटी हुई शाख का, कभी पूछेगा फ़रार का। ये सभी अफसाना यानी कि कहानी पढ़ाए जा चुके हैं, और पूरी कहानी क्या है आप लोग जानते हैं। अगर इस तरीके से, जहाँ पर इस तरीके से ये लिखा गया, इस तरह आप नहीं भी लिखते हैं ना, तो आप अपने तरीके से अपने ज़बान में लफ्ज़ों को सजा कर कहानी को बता सकते हैं कि पूरी कहानी क्या है। फ़रार नाम का ये जो कहानी है, इसमें क्या बताया गया आप लोग नहीं बता सकते हैं। फ़रार का मतलब होता है भाग जाना। एक लड़का रहता है, अपने मम्मी पापा को बचपन में लड़ते हुए देखता है, और बचपन से ही उसके जहन में ये बात बैठ जाती है कि औरतें जो होती है वो बहुत ख़तरनाक होती हैं, और इस वजह से वो जैसे जैसे बड़ा होता है, उसकी ये जो आप कह सकते हैं खौफ
और भी ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। और फिर जिस दिन उसकी शादी होती है ना, तो एक साथ ढेर सारी औरतों को देखकर वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि एक साथ औरतों की भीड़ देख लेता है और उसके बाद से उसकी हालत ऐसी ख़राब होती है कि जैसा कि कभी वो बोलना सीखा ना हो। वो एक्चुअली में उसकी तबीयत कोई ख़राब नहीं, उसकी कोई बीमारी नहीं रहती है, उसने फ़रार का रास्ता अपनाता है, यानी कि वो क्या करता है, भागने का रास्ता अपनाता है कि किसी तरीके से ये शादी से मैं भाग जाऊँ, ठीक है, शादी मुझे ना करना पड़े। तो यहाँ पर पूरी कहानी तो आपको पता है, बस इसी चीज़ को आप सजा कर लिख देंगे, हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेया मजमून का मरकज़ी ख्याल पेश कीजिए, यानी कि रेया नाम का जो मजमून है उसका मरकज़ी ख्याल बताना है कि इस मजमून में क्या बताया गया, इस निबंध में क्या बताया गया है। वैसे तो रेया का मतलब मैं आपको बताई थी जब पढ़ा रही थी, तो रेया का मतलब होता है दिखावा या फिर ढोंग, ठीक है। यानी कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जो ज़ाहिरन कुछ और होते हैं और बातिन कुछ और, यानी कि अपने आप को दिखाते कुछ और ही है और असल ज़िंदगी में होते कुछ और ही है। तो इसका आप लोगों को जो है ना, कम से कम 2 पेज में आंसर लिखना है, क्योंकि यहाँ पर 5 नंबर का सवाल है। 1.5 पेज, कम से कम 1.5 पेज से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको एकदम रच कर लिख दीजिएगा। पूरा मजमून तो बताई हूँ, हालांकि देखिए जवाब में क्या लिखा गया है। सर सैयद ने अपने मजमून में रया के सही मफ़हूम की वजाहत की है और कहा है कि लोग आम तौर पर रया का तज़किया यूँ करते हैं कि दिल में बात कुछ हुआ और ज़ाहिर में कुछ कहा जाए, यानी कि दिल में कुछ बात और है और ज़ाहिरन तौर पर आप कुछ और कह रहे हैं। लेकिन रया सिर्फ वही तक महदूद नहीं है, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि समझने वाला खुद मुगालते में रयाकारी का मरतकब हो जाता है। सर सैयद के नज़दीक रयाकारी का ताल्लुक ज़ाहिरी अमल या रद्द अमल से नहीं, बल्कि रया इस दाखिली ज़हनी पेचीदगी का नाम है जो कभी दोस्तों की झूठी तारीफ से पैदा होती है और कभी दुश्मन की खूबियों को ऐब बताकर ज़हनी इंतशार में डाल देता है। नतीजा यह होता है कि आदमी अपनी खुद एतमादी को खो देता है और अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं कर पाता। इस कशमकश के मौके पर अगर गौर किया जाए तो इंसान के दुश्मन दोस्त के मुकाबले में नुकसानदा साबित होते हैं। यह बिल्कुल सच है कि दुश्मन सिर्फ ऐब जोई करता है, लेकिन दोस्त तो झूठी तारीफ करके मुगालते में डाल देता है। सर सैयद ने इस मजमून में इस नफ्सियाती कशमकश से बचने के लिए कुछ उसूल मुरतब किए हैं जिस पर अमल करके न सिर्फ रयाकारी से बच सकते हैं, बल्कि खुद गर्जी, लालच और तासुब जैसी खामियां जो खफिये तौर पर हमारे अंदर रयाकारी के बीज बोती रहती है, इससे महफूज रह सकते हैं। इस मजमून का मरकज़ी ख्याल यह भी है। हो गया, आप सभी लोग इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। मतलब यही कहा गया है कि जो झूठे तारीफ हमें दोस्तों से मिलती है उससे अच्छा तो हमारे दुश्मन है, जो हमारी गलतियों को, हमारी खूबियों को, हमारे ऐबों को वो चुन चुन कर रखे होते हैं। चलिए सवाल अगला है कि शामिल निसाब मकतूब शोहबाज का खुलासा कीजिए। यानी कि आप लोग के सिलेबस में अब्दुल गफूर शोहबाज का जो मकतूब है ना, उसका खुलासा करना है कि उस मकतूब में, यानी कि उस खत में अब्दुल गफूर शोहबाज क्या बताए हैं। तो अब्दुल गफूर शोहबाज ने मकतूब अपनी बेटी सोगरा को लिखा है, यानी कि ये जो खत लिखे हैं ना, वो अपनी बेटी सोगरा के लिए लिखे हैं। मकतूब के ज़रिए उन्होंने यह मालूम किया है कि उनकी वालिदा यानी कि उनकी बेगम उन्हें ख़त क्यों नहीं लिखती। साथ ही उन्होंने बेटी से यह भी दरियाफ्त किया है, यानी कि पूछा है कि वह अपना सबक याद कर रही हैं या नहीं। खत में यह अपनी दोनों बेटियों के लिए दुआएं भी करते हैं कि वह तालीम हासिल करके बेहतर से बेहतर ज़िंदगी गुजारने की अहल हो जाए। और ख़त में उन्होंने यह भी लिखा है कि मुहर्रम की छुट्टी में वह ज़रूर आएंगे। उन्होंने अपने ज़ख्म और उसके तकलीफ़ के बारे में भी लिखा है और फ़िलहाल उसमें आराम है के बारे में भी लिखा है। मतलब क्या बताए हैं उस ख़त में, इसी का खुलासा कर देना, इनकी खोल देना क्या कहलाता है, खुलासा करना कहलाता है। अगला सवाल है कि रुकैया भाभी का सरापा कम 10 जुमलों में तहरीर कीजिए। यानी कि कम अज़ कम 10 जुमले, 10 सेंटेंस में रुकैया भाभी के बारे में लिखना है, उनकी पूरा पर्सनालिटी जिससे दिख जाए। तो रुकैया भाभी की ज़ात सरापा रोशनी थी, ऐसी रोशनी जो खुद जलकर दूसरों के अंधेरे को दूर करती थी। भाभी जान हमदर्दी की मूरत थी, इसार वफ़ा और उनमें कूट कूट कर जो है भरी हुई थी। ये जो इसार व वफ़ा है ना, उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। दूसरों के काम आना और उनकी फितरत में शामिल था। वह लेक्चरर थी और ट्यूशन भी पढ़ाती थी, लेक्चरर भी थी और एक गरीब लड़की
कि वो खुद तालीम का खर्चा भी उठाती थी। देखिए लिखा गया है कि गरीब लड़की को अपने खर्च से पढ़ा रही थी, घर के सारी जिम्मेदारियों को वह बखूबी पूरा कर रही थी। उनका दिल हमदर्दी से लबरेज था, उनके मिजाज में नरमी और सादगी थी। रुकैया भाभी का एक सरापा एक देवी से कम न था, यानी कि वो एक खुद देवी से कम न थी। नज्म मनाजिर कुदरत का खुलासा पेश कीजिए, यानी कि मनाजिर कुदरत नाम का ये जो कविता है इसका खुलासा करना है, यानी कि खोल देना है। क्या बताया गया इस नज्म, इस कविता में? देखिए नज्म मनाजिर कुदरत, नज्म मंजरी यहाँ पर लिखा गया है। नज्म मंजरी शायरी की एक अच्छी मिसाल है। नज्म का पस मंजरिया है कि यह नज्म मंजरी लिखा गया है, नज्म मनाजिर कुदरत होना चाहिए। ठीक है, नज्म का पस मंजरिया है कि शायर ने एक बार देहरादून का सफ़र किया था। कहाँ का सफ़र किए थे? तो देहरादून का वो सफ़र किए थे। देहरादून सूबा उत्तरांचल का सदर मकाम है और पुराने ज़माने से ही खूबसूरत पहाड़ी इलाके में शुमार किया जाता है, यानी कि देहरादून में क्या है, बड़े बड़े खूबसूरत पहाड़ हैं। इंदौर मुल्क और गैर ममालिक से सयाह आते रहते हैं और वहाँ की खूबसूरती अंदरून मुल्क और गैर ममालिक से सयाह आते रहते हैं, यानी कि अपने मुल्क के और साथ में जो दूसरे गैर मुल्क हैं, विदेश के लोग यहाँ पर आते रहते हैं घूमने के लिए और यहाँ की खूबसूरती कुदरती मंजर को देखकर लुत्फ अंदोज होते हैं। चकबस्त है, उन्होंने देहरादून के सफ़र में जो कुछ देखा उससे शेर की कल्ब में ढाल दिया, यानी कि वो जो देहरादून घूमने गए थे उन्होंने देहरादून में जो कुछ भी देखा उसको शेर और शायरी के कालिब में ढाल दिया, उसको शेर और शायरी के अंदाज में लिख कर बयान कर दिया। देहरादून एक पहाड़ी मकाम है, पहाड़ की बुलंदी और वहाँ की खामोशी देखने के काबिल है। अगर दिल तख्ते शनास हो तो वीराने और बुलंदी पर खुदा की कुदरत और उसके वजूद को महसूस किया जा सकता है। यहाँ के पहाड़ों की खामोशी अपनी ज़बान हाल से कह रही है कि अगर देखने वाली आंखें हैं और दिल हिसास है तो उस वीराने और खामोशी में भी कुदरत के हसीन नज़ारों को महसूस किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर जो चकबस्त है वो बोल रहे हैं कि अगर जो शायर है, इस नज़्म के जो शायर है वो बोल रहे हैं कि देहरादून का जो सफ़र किए थे और वहाँ की जो पहाड़ी इलाकों को उन्होंने देखा था, वहाँ की खूबसूरती को वही इंसान देख सकता है जिसका दिल साफ़ हो, जो ईमानदार हो, क्योंकि वहाँ पर एक सुकून है। एक आप कह सकते हैं ना, अगर दूसरे लोग जाएंगे जिनके दिल में खोट है तो उन्हें सिर्फ वीरानी नज़र आएगी, सूना सूना नज़र आएगा, लेकिन खामोशी जो है ना, पहाड़ों की खामोशी अपने हाल को अपने ज़ुबान से बयान कर रही है। अगर वो देखने वाली आंखें हों और दिल में एहसास हो तो उस वीरानी और खामोशी में भी कुदरत का हसीन नज़ारा महसूस किया जा सकता है। ठीक है, नज़्म हम नौजवान हैं का खुलासा पेश कीजिए। अब हम नौजवान हैं इस कविता में क्या बताया गया है इसको खोल दीजिए। तो परवेज़ शादी की नज़्म हम नौजवान हैं तकनीक के लिहाज से एक जदीद नज़्म है, यानी कि मॉडर्न ज़माने की नज़्म है। नज़्म में शायर ने मौजूदा अहद के नौजवानों के जज्बात की तर्जुमानी की है। जवानी के ज़माने में नौजवानों के दिल में क्या क्या जज्बात उभरते हैं और वह मुआशरे से क्या चाहते हैं और उन्हीं कैफियत को शायर ने बड़े सलीके के साथ नज़्म में सिमोया है। जिस तरह बच्चे अपने पसंदीदा चीज़ों को पाने के लिए ज़िद करते हैं, ठीक उसी तरह जवानी के जोश व जज्बात में इंसान इस कदर बहने लगता है कि हर पसंदीदा चीज़ को हर हाल में हासिल करने की कोशिश करता है। मज़कूरा नज़्म को परवेज़ शादी ने कोलकाता में नौजवानों के एक इजलास में पढ़ा था, यानी कि जुलूस में पढ़ा था, जिसमें उन्होंने नौजवानों की तादाद देखी थी, बहुत ही ज़्यादा थी। उसी कसरत को देखकर शायर ने इस नज़्म में नौजवानों के जज्बात की भरपूर तर्जुमानी की है। अब यहाँ पर नज़्म खड़ा डिनर का खुलासा कीजिए। हर एक नज़्म का यहाँ पर खुलासा मैं इसलिए लिखकर आपको बता दे रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा मिले कि नज़्म यानी कि कविता का खुलासा कैसे लिखा जाता है, क्योंकि नज़्म में किसी न किसी एक नज़्म पर तो खुलासा आएगा, या तो हम नौजवान हैं, नहीं तो बिजली का खंबा, नहीं तो खड़ा डिनर, किसी पर भी आ सकता है। तो खड़ा डिनर सैयद मोहम्मद जाफरी की नज़्म है। यह मज़ाहिया नज़्म है, यानी कि हंसी मजाक वाली नज़्म है। इस नज़्म में शायर ने अपने मखसूस मज़ाही अंदाज में खाना खाने के इस जदीद वज़े को मज़ाक का निशाना बनाया है, यानी कि जो बफेट सिस्टम है ना उसका मजाक उड़ाया है।
अंग्रेज़ी में बफेट डिनर कहा जाता है, फिर बफेट सिस्टम आप कह सकते हैं। खाने का यह तरीका मगरिबी तहजीब से हमारे यहाँ आया है, मगरिबी तहजीब से हमारे यहाँ आया है। और सच कहूँ तो यह हमारी मशरिकी तहजीब के मुनासिब है, लेकिन असर हाजिर में जिस तरह मगरिबी तहजीब व माशरत के असरात आम होते जा रहे हैं, उसकी लहर खाने के वज़े और उसके तरीके पर पड़ चुकी है। इस तरह आज बफेट डिनर का तरीका हमारे यहाँ भी आम हो गया है। शायर की निगाह में खाने का यह तरीका मुनासिब और बेहतरीन नहीं है, इसलिए शायर इस तरीक़े ताम का मजाक उड़ाया है। और 5 बंद के इस नज़्म में शायर ने बफेट डिनर में मुनहकिम शरका की मुख्तलिफ तस्वीरें पेश की हैं जो मज़ाह से भरपूर हैं। यानी कि बफेट सिस्टम का बहुत ही ख़तरनाक मजाक उड़ाया है, आप कह सकते हैं। घोड़े की तरह लोग दौड़ते हैं, गधे की तरह खड़े होकर खाते हैं, ठीक है, जो भी है बहुत ही अच्छा नज़्म है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अब यहाँ पर मसनवी जो ज़हर इश्क है उसका खुलासा किया गया है। सवाल है कि मसनवी ज़हर इश्क का खुलासा पेश कीजिए। तो मसनवी के इस इक़्तिबास में मसनवी निगार ने एक सौदागर की लड़की का जिक्र किया है और उसकी दाखिली और खारजी खूबियों का जिक्र किया है। मसनवी निगार सौदागर के पड़ोस में रहता था, इसलिए वह उसकी दौलत व शोहरत से वाकिफ़ था। सौदागर आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। उसकी एक लड़की थी जो बड़ी खूबसूरत थी। मसनवी निगार ने उसका सरापा बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। लड़की में ज़ाहरी खूबियों के साथ साथ उसमें किरदार की भी बहुत खूबियाँ थीं। उसे शेर गोई का भी बहुत ज़्यादा शौक़ था। आगे की कहानी यह है कि आसमान पर बादल छा जाता है और मौसम खुशगवार था। मसनवी निगार मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए अपनी छत पर गए। सौदागर की बेटी पर उसकी नज़र पड़ी जो अपनी सहेलियों के साथ छत पर तफरीह के गर्ज से आई थी, और सहेलियों के चले जाने के बाद वह छत पर अकेली रह गई। दोनों की नज़रें मिली, यानी कि शायर की और उस लड़की की, दोनों की नज़रें मिली और दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। यही तो होता है। अब रफ्ता रफ्ता शाम हो गई। लड़की की कनीज़ छत पर आई, यानी कि जो नौकरानी थी वो छत पर आई और लड़की से कहती है कि उसकी माँ उसे बुलाया है। और अगर देखते देखते ही यह सहर अंगेज़ माहौल ख़त्म हो गया, यानी कि लड़की नीचे चली गई और यहीं पर मसनवी को ख़त्म कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो जज्बे इश्क नाम का मसनवी है, इसका खुलासा करने के लिए कहा गया है। तो देखिए, जज्बे इश्क तवील मसनवी है जिसमें रज़मिया और बज़मिया दोनों तरह की तवील दास्तानें बयान हुई हैं। इसमें इश्क व मोहब्बत की दास्तान को खुसूसी अहमियत दी गई है। पेश नज़र मसनवी में दिल्ली के एक रईस ख़ानदान के एक नौजवान के इश्क व मोहब्बत की कहानी है। इस दास्तान इश्क का एक अजीब पहलू हुआ है कि वह नौजवान अपनी बीवी पर ही आशिक रहता है। और यहाँ पर आगे ये जो है ना स्किन नहीं हो पाए, लेकिन पूरी कहानी ये है, मतलब पूरी मसनवी ये है कि वो जो नौजवान है वो अपनी बीवी पर ही आशिक रहता है। उसकी बीवी इतनी ज़्यादा खूबसूरत रहती है, अपने बीवी से उसको इतना लगाव हो जाता है क्योंकि उतनी खूबसूरत लड़की उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। और इसी वजह से वो अपने बीवी से काम करने नहीं देता है, हमेशा गुड़िया की तरह बैठा कर रखता है। अब कोई भी इंसान हो, उसको दिन भर रात भर सिर्फ बैठा कर रखो और उससे कोई काम ना करने दो तो शरीर में तरह तरह की बीमारियां तो होंगी। उसके बाद से कहीं ये खुद जो नौजवान था, लड़का जिसकी वो बीवी थी, वो कहीं बाहर भी नहीं जाता था, क्योंकि जैसे ही वो बाहर कदम रखता था तो फिर उसे रहा नहीं जाता था, तो फिर वापस अपने घर पर आके अपने बीवी के सामने ही रहता था। बेचारी बीवी को कोई काम नहीं करने देता था। अब क्या होगा, यही होगा कि शरीर में बीमारियां होंगी। बीवी एक दिन बीमार पड़ के और बेहोश हो गई और बिस्तर पर गिर गई। इतना तेज तबीयत खराब हुआ, इतना ख़तरनाक, किसी को कोई बोल रहा था, अब आस पड़ोस वाले इकट्ठा हो गए, कोई बोल रहे थे नज़र लग गया है, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। एक्चुअली में वो कुछ था नहीं, था ये कि आप अपनी बीवी को वो बैठा कर रखता था, इसकी वजह से उसके शरीर में तरह तरह की बीमारियां हो गई थी। बस बात ख़त्म। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नज़्म हम नौजवान हैं का मरकज़ी ख्याल पेश कीजिए। परवेज़ शादी की नज़्म हम नौजवान हैं का मरकज़ी ख्याल नौजवानों की अंदरूनी कैफियत की तर्जुमान है। इस नज़्म में शायर ने मौजूदा दौर के नौजवानों की जज्बात की भरपूर तर्जुमानी की है। नौजवानों के ज़माने में एक नौजवान के दिल में क्या जज्बात उभरते हैं, उस नज़्म में इस जज्बात को पेश किया गया है और शायर यही ख्यालात नज़्म का मरकज़ी ख्याल है। यानी कि इस हम नौजवान हैं नज़्म में जो है ना, नौजवानों के क्या क्या ख्यालात और जज्बात होते हैं यही बताया गया है और यही इस नज़्म का मरकज़ी ख्याल है। बिजली का खंबा का खुलासा कीजिए। लीजिए, यहाँ पर
खुलासा भी कर दिया गया है कि निदा फाजली की नज़्म बिजली का खंबा एक आज़ाद नज़्म है। नज़्म में साइंसी एजादात पर रोशनी डाली गई है और इस हकीकत की तरफ पर्दा उठाया गया है कि साइंसी एजादात व तरक्कियों के नतीजे में माशरे में जो खराबियाँ आई हैं उनमें इखलाक़ी की गिरावट भी है। इन खामियों के ताल्लुक से शायर ने बदअखलाक़ी और अफरा तफरी की तरह इशारों में मतवज्जा किया है। यह एक इखलाक़ी नज़्म है। दूसरी नज़्म बहुत आसान थी पहले, यह भी एक आज़ाद नज़्म है। इस नज़्म में निदा फाजली ने आज़ाद नज़्म के फ़ई उरूज को बयान किया है। इशाराती ज़ुबान का इस्तेमाल करके शायर ने यह कहा है कि इब्तिदा में नज़्म कहना निस्बतन आसान था लेकिन अब बहुत मुश्किल हो गया है। अदब अपने अहद का आइनादार होता है और शायरी भी इस आफाती उसूल से अलग नहीं। इसीलिए बदलते हुए सियासी हालात और मजहबी शिद्दत पसंदी ने नज़्म के आहंगों को भी धीरे धीरे या रफ्ता रफ्ता बदल दिया है। दौर हाजिर के बदलते हुए मुआशरती कदरों और सियासी बेउसूली से नज़्म भी मुतासिर हुई है। कमियत के लिहाज से उर्दू शायरी में नज़मों का अच्छा खासा सरमाया या ज़ख़ीरा मौजूद है और आलमी सतह पर इसे मकबूल हासिल है, लेकिन फ़िक्र व ख़याल के लिहाज से धीरे धीरे खोखली होती जा रही है और शायर की ज़ुबान में जो है ना धीरे धीरे नज़्म जो पहले आसान थी अब वो हमारी ज़िंदगी से धीरे धीरे दूर होती चली जा रही है। बस हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल कि सैयद मोहम्मद जाफ़री की मज़ाहिर शायरी पर 10 जुमले लिखिए। तो उर्दू के मज़ाहिर शायरी की रिवायत को फ़रोग़ देने में सैयद मोहम्मद जाफ़री का भी नाम अहम है। उन्होंने अपनी मज़ाहिर शायरी में खड़ा डिनर यानी कि बफेट डिनर को तंज़िया का निशाना बनाया यानी कि कमेंट का निशाना बनाया है। उन्होंने खाने के इस तरीके को घोड़ दौड़ कहा है। शायरी की मुनासबत से यह उन्वान बड़ा जचा और तला हुआ है। मज़ाहिर शायरी में उनका यह मजमुआ एक अहम इजाफ़ा है। जाफ़री की ज़ुबान में पुख्तगी भी है और मज़ाह की चाशनी भी। उनकी शायरी उरूज़ व वज़न और कवाफ़ी की ज़बान में पुख्तगी भी है और मज़ाह की चाशनी भी। उनकी शायरी उरूज़ व वज़न व कवाफ़ी और अल्फाज व तराकीब के मेयार पर पूरे उतरते हैं। मतलब यहाँ पर सैयद मोहम्मद जाफ़री की मज़ाहिर शायरी जो हंसी मजाक वाली शायरी लिखते हैं उस पर आप लोगों को 10 जुमले लिखना था और वही यहाँ पर लिखा गया है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि सैयद मोहम्मद जाफ़री एक आला और बुलंद पाया मज़ाहिर निगार है, बहुत ही फेमस। और यहाँ पर अब तशरीह की बात ही आती है क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम में तशरीह करने के लिए भी आता है। तो देखिए, कहानी दौर जुनू की कहें तो किस्से नईम, जहाँ में हमसा कोई गम शार हो तो कहें। यानी कि इसका अब तशरीह करना है। तशरीह का मतलब इस शेर का मानी लिख कर आपको बता देना है अर्थ। तो कहानी दौर जुनू की कहें तो किस्से नईम, यानी कि यहाँ पर नईम हसन नईम का ये शेर है और वो बोल रहे हैं कि नईम अपने आप को बोल रहे हैं कि ये जो तुम्हारे जुनून की इश्क व मोहब्बत की कहानी है इसको कहे तो किससे कहे। इस दो जहां में हमसा कोई गम शार हो तो कहे, यानी कि हमारे जैसा कोई गम खाने वाला, हमारे जैसा जिसका दिल टूटा हो उसके जैसा मतलब हमारे जैसा कोई गमशार, हमारे जैसा टूटा दिल वाला हो तो मैं कहूँगा ना। तो यही आपको लिख देना है कि पेश नज़र शेर मक्ता का है। शायर कहता है कि दीवानापन की कहानी हम किससे कहें। अलबत्ता इस दुनिया में अगर कोई हमारे जैसा ही गम का मारा और गम को समझने वाला हो तो ही तो हम कह सकते हैं ना, और इस दुनिया में कोई भी समझने वाला नहीं है। गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, दिल पर उतरेंगे वही ख्वाब अजाबों की तरह। इसका तशरीह कैसे करेंगे? इस वक्त मेरे सामने जो शेर तशरीह तलब है वह परवीन शाकिर की गज़ल का मतला है। इस शेर में वह कहती हैं कि जब किसी इंसान का दिल मसलन गुलाब महबूब के दीदार से खिला रहता था, लेकिन जब दोनों के दरमियान दूरी की राहें कायम हो जाती है तो वही चीज़ें ख्वाब की शक्ल में अज़ाब व तकलीफ़ बनकर उतरने लगती हैं। यानी कि जब ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है, दोनों लोग अलग हो जाते हैं, तो वही चीज़ें जो है ना, जो एक साथ समय बिताए रहते हैं तो वो बाद में याद आती है और वही ख्वाब अजाब बनकर दिल पर उतरते हैं। ठीक, तो यही यहाँ पर लिखा गया है। राह के ढेर पर अब रात बसर करनी है, जल चुके हैं मेरे खेमे मेरे ख्वाबों की तरह। बोल रही हैं यहाँ पर परवीन शाकिर, ये भी परवीन शाकिर की ही शेर है और वो कह रही हैं कि ख्वाब टूटकर चूर चूर हो चुके हैं, अब मुझे राह
के ढेर पर बसर करनी है। रात जो है ना राख के ढेर पर बसर करनी है, यानी कि जल चुके हैं मेरे ख्वाबे मेरे ख्वाबों की तरह, क्योंकि मेरा आशियाना भी जलकर राख का ढेर बन चुका है, मेरे ख्वाब भी टूट टूट कर चूर चूर हो चुके हैं। अब मुझे राख के ढेर के साथ रात को बसर करनी है। साते दीद के आरिज है गुलाबी अब तक, अव्वली लम्हों के गुलनार हिजाबों की तरह। यहाँ पर परवीन शाकिर कहती हैं कि दीदार के लम्हे अब तक गालों से अया हैं, जो पहल महबूब को देखकर गुलाब की तरह खिल जाया करते थे। ठीक है, यानी कि जो पहली मुलाकात हुई थी इनकी अपनी महबूब से, तो वो लम्हा भी इनको याद आता है। ठीक है, और फिर वो जो है यादें ताज़ा हो जाती हैं। इसका भी आप लिख सकते हैं, गैर मुमकिन है तेरे घर के गुलाबों का शुमार, मेरे रस्ते हुए ज़ख्मों के हिसाबों की तरह। यानी कि तुम्हारे ज़िंदगी में जितना खुशी मिली उससे दुगना, उससे कई गुना ज़्यादा मुझे अपने ज़िंदगी में जो है ना ज़ख्म मिले, यानी कि गम मिले, जिसका कोई हिसाब नहीं है। तुम्हारे खुशियों का कोई हिसाब नहीं और हमारे गम का कोई हिसाब नहीं। काम इस शिकवे तन्हाई से क्या हो चलता है, तू अकेला है कि दुनिया से जुदा चलता है। इस वक्त जो मेरे सामने तशरीह तलब है शेर, वह उर्दू के मारूफ शायर इरफान सिद्दीकी का गज़ल से माखूज़ है। आप सिंपली इस तरह स्टार्टिंग कैसे होगा, पेश नज़र इक़्तिबास, बस। और ये इक़्तिबास किसका है, तो इरफान सिद्दीकी का है, तो लिख दीजिए पेश नज़र इक़्तिबास इरफान सिद्दीकी की गज़ल से माखूज़ है। और इस शेर में शायर कहता है कि तन्हाई का शिकवा और गिला करने से काम नहीं बनने वाला। यानी कि आप इस दुनिया में तन्हा है, अकेला है, तो उसका गिला शिकवा करने से कोई काम नहीं बनने वाला। यह तस्वुर गलत है कि इंसान अकेला है, बल्कि यह दुनिया भरी पूरी है और इस दुनिया से जुदा होकर नहीं जिया जा सकता है। ये तो बात सही है, आप इस दुनिया में अकेले थोड़ो ना हैं जो अकेले जी रहे हैं। आपकी तरह बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जो अकेले जीते हैं, यही बात बता रहे हैं शायर। और रंग आसान है पहचान लिए जाते हैं, देखने से कहीं खुशबू का पता चलता है। तो यहाँ पर पेश नज़र शेर का मतलब यह है कि रंग जैसे सुर्ख, जर्द और सब्ज़ वगैरह को हम आसानी से पहचान लेते हैं, यह रंग ही शनाख्त है, लेकिन खुशबू का कोई रंग नहीं होता। इसे ज़ाहिरी सूरत में न देख सकते हैं और न पहचान सकते हैं, बल्कि इसे रूह महसूस कर सकते हैं और दिल की आंखों से ही देखा जा सकता है। यानी कि रंग तो आसान होता है, उसको पहचान लेते हैं, लेकिन खुशबू को जो है ना आप ना तो देख सकते हैं और ना ही आप उसे पहचान सकते हैं। ये एक ऐसा चीज़ है जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि लहर उठे कोई दिल में तो किनारे लग जाएं, यह समुंदर है यहाँ हुक्म हवा चलता है। यानी कि पेश नज़र शेर में शायर कहता है कि आदमी दिल के हाथों मजबूर है, दिल ही की बदौलत आदमी गिरफ्तार बला होता है और इसी की बदौलत निजात भी हासिल करता है। शायर ने दिल को समंदर से तशबीह दी है और समंदर में हवा का हुक्म चलता है। यानी कि दिल को समंदर बताए हैं और समंदर में सिर्फ हवा का हुक्म चलता है, जिधर हवा चलेगा लहरें उधर ही चलेंगी। पाँव में खाकी की जंजीर पड़ी है कब से, हम कहाँ चलते हैं नक्शे कफ़े पा चलता है। यानी कि इसमें शायर कहता है कि हर आदमी को अपने वतन से मोहब्बत होती है, शायर को भी अपने वतन से मोहब्बत है और उसके वतन में खाक वतन की जंजीरें हैं। और जिधर यहाँ पर बोल रहे हैं शायर कि मैं खुद कहाँ चलता हूँ, नक्शे कफ़े पा चलता है, यानी कि हमारे जो पाँव की निशानी है ना वो चलती है। अगला सवाल देखिए, सिर्फ मर्सिया से अपनी तफसीली वाकफियत का इजहार करना है। मर्सिया किसे कहते हैं और इससे आप क्या समझते हैं? तो उर्दू के शहरी असनाफ में मर्सिया मशहूर सिन्फ है। मर्सिया अरबी लफ्ज़ है और अरबी लफ्ज़ रेसा से बना है, जिसके मानी रोने मातम करने के हैं। इसमें मरने वाले की औसाफ बयान किए जाते हैं और उसकी मौत पर रंज व गम का इजहार किया जाता है। शायरी की इस्तिलाह में मर्सिया उसे कहते हैं जिस नज़्म में किसी की मौत के गम का इजहार किया गया हो। मर से किसी के मरने पर, मौत पर। उर्दू शायरों में ध्यान से सुनिए, उर्दू शायरों में यह सिर्फ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और शहीदाने करबला यानी कि शहदाए करबला की शहादत और वाक़यात बयान करने और रंज व गम के इजहार करने के लिए मखसूस होकर रह गई है। इनके अलावा बाकी लोगों की मौत पर रंज व गम का इजहार नज़्म की सूरत में किया जाए तो उसे शख्सी मर्सिया कहते हैं। यानी कि हज़रत इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और शहदाए करबला इनकी शहादत पर अगर नज़्म के अंदाज में, शायरी के अंदाज में रंज व गम का इजहार लिख कर किया जाए तो उसे कहते हैं हम लोग मर्सिया। लेकिन इनके अलावा
किसी इंसान, किसी शख्स की मौत पर रंज व गम का इजहार किया जाए तो उसे कहते हैं शख्सी मरसिया। मरने वाले की खूबियों और औसाफ का जिक्र करके उस पर अफसोस का इजहार करना मरसिया का बुनियादी वस्फ है। और मरसिया की कुछ अज्जाए तरकीबी होते हैं, यानी कि मरसिया में ये चीज़ें रहेंगे तभी उसे मरसिया कहा जाएगा, जैसे कि चेहरा हो गया, रुखसत, आमद, सराफा, रुजिज़, जंग, शहादत और बहन। ठीक है, मसनवी गुलजार नसीम का अब खुलासा करना है कि गुलजार नसीम में क्या बताया गया है, खोल दीजिए। तो देखिए, मसनवी गुलजार नसीम के इस इक़्तिबास में बकावली के आने और उसके वज़ीर बनने की तस्वीर कशी की गई है। बादशाह ज़ैनुल मुल्क के दरबार में पहुंचकर अपनी गैर मामूली और सहरंगेज़ शख्सियत की वजह से वो बकावली वज़ीर बन जाती है और फिर अपने महबूब की तलाश करती रहती है। बकावली की परेशानी का भी जिक्र किया गया है, वो अपने महबूब को जंगल और बेयाबान में तलाश करती हुई ज़ैनुल मुल्क के दरबार में पहुंचती है तो यहाँ का मंजर ही कुछ और देखती है। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी, चमन शगुफ़ों से खिला हुआ था। बताया गया कि वह जिसे तलाश कर रही है वह इसी जगह मौजूद है। बकावली परी ज़ात थी, यानी कि वो एक परी थी और आदमी ज़ात बनकर सुल्तान के यहाँ आई हुई सवारी के सामने खड़ी हो गई। यहाँ उस मुकालमे को भी पेश किया गया है जो सुल्तान और बकावली के दरमियान होता है। वह अपने को इब्ने फिरोज़ बताती है और बादशाह उसकी सहरंगेज़ शख्सियत से मुतासिर होता है और उसे अपने दरबार में वज़ीर मुकर्रर कर देता है, यानी कि मंत्री बना देता है। इक़्तिबास के आखिरी हिस्से में मुकालमे का जो कमाल दिखाया गया है वह इस हिस्से की जान है। ये तो बात है। अब आते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की तशवीशनाक असरात क्या है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या नुकसान हैं, इसके क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की तशवीशनाक असरात इंतहाई तौर पर ख़तरनाक हो सकते हैं, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के नतीजे में ज़मीन का दर्जा हरारत तेज़ी से बढ़ेगा और पहाड़ों पर जमे बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े तेज़ी से पिघलने लगेंगे, जिसके नतीजे में सतह समुद्र में तेज़ी से इजाफा हो जाएगा। और इस सिलसिले में माहिरीन माहौलियत की राय यह है कि सतह समुद्र के इजाफे के नतीजे में कई जजीरों के समुद्र में डूब जाने का ख़तरा है, यानी कि कई द्वीप महाद्वीप के डूबने का खतरा है। मसलन पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का कुछ इलाका, हमारे मुल्क के बाज़ साहली इलाके और मालदीव जजीरा के डूब जाने का भी ख़तरा है। बहुत ही बड़े पैमाने पर नुकसान देखने को मिलेगा। इस अर्जी तमाज़त के सिलसिले में ज़मीन की आब हवा में बहुत तेज़ी से तब्दीली आएगी, यानी कि क्लाइमेट में परिवर्तन आएगा। मसलन वक्त पर बारिश ना होने, बेमौसम बारिश का होना, सर्द ममालिक में भी पौधे कम होते जा रहे हैं। इसके बरक्स तरह तरह के ख़तरनाक जरासीम वायरस तेज़ी से पैदा हो रहे हैं। अभी जैसे कि आप लोग लाइव डेमो देख ही रहे हैं, HMP वायरस, पहले कोविड-19 कोरोना वायरस आया था, अब HMP वायरस। ठीक है, तो तरह तरह के बैक्टीरिया और जर्म्स वगैरह तेज़ी से पैदा होते जा रहे हैं, जो मुल्क किस्म की बीमारियों को जन्म दे रही हैं, जो महलक किस्म की बीमारियों को जन्म दे रही हैं। तरह तरह के बीमारी हो रहे हैं अब, और जहाँ पर बारिश होनी चाहिए वहाँ पर बारिश नहीं हो रहा है, जहाँ पर सर्दी होनी चाहिए वहाँ पर गर्मी, जहाँ पर गर्मी वहाँ पर सर्दी, कभी बहुत तेज़ गर्मी तो कभी बहुत, अभी तो बहुत ही कमी। पहले जितना ठंडी लगता था, एक महीना तक धूप नहीं निकलता था, अब उस तरह का है। अभी बहुत ही ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ रही है। इनफैक्ट अभी आप लोग जो अमेरिका में देख रहे हैं, अमेरिका के कैलिफोर्निया में जो आग लगी हुई है वो क्या है, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। कहीं खुश्क साली की कसरत है तो कहीं बेवक्त तूफ़ान और सैलाब, कहीं जो है ना सूखा ही पड़ा है, कहीं बेवक्त तूफ़ान ही आ रहा है, कहीं सैलाब ही आ रहा है। यही वजह है कि आज ग्लोबल वार्मिंग आलमी पैमाने पर एक संगीन यानी कि सीरियस मसला बन चुका है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब ग्लोब, पृथ्वी, और वार्मिंग का मतलब होता है गर्म होना, पृथ्वी का गर्म होना। इस्म की तारीफ़ कीजिए और उसके एक साम बयान कीजिए। तो इस्म का तो मतलब आप लोग जानते हैं, इस्म का मतलब होता है नाम। किसी भी आदमी, जगह या चीज़ के नाम को क्या कहते हैं, इस्म कहते हैं। और मानी के एतबार से इस्म की दो किस्में हैं, इस्म मारफा और इस्म नकरा। ठीक है, तो यहाँ पर हालांकि ये उतना सही यहाँ पर नहीं लिखा गया है। इसमें तो मैं आप लोग को बताई थी ना, इसमें जामिद, इसमें की 3 किस्में होती है, इसमें जामिद, इसमें मस्दर और इसमें मुश्तक। ठीक है, ये सही है। ये यहाँ पर गलत दे दिया गया है आंसर, शॉर्टकट में ये बताया, डीपली जाकर नहीं। और बाकी तो इसमें को तो मैंने आपको पढ़ाया ही था। और यहाँ पर इस मारफा और इस नकरा भी बताया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट ही सवाल था, क्या बात है, ये लास्ट ग्रामर से क्वेश्चन था। इस मारफा खास नाम को कहते हैं, यानी कि प्रॉपर नाउन, और इस नकरा
आम नाम को कहते हैं, जिससे पूरी जाति का बोध हो। जातिवाचक हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं इसे कॉमन नाउन, कॉमन नाम को। तो यहाँ पर फाइनली हम लोग 10th क्लास के उर्दू के दरक्षा के किताब से संपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। टोटल का टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। तो इस बात पर जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, ज़रा लाइक ठोको तो आप लोग एक बार अभी के अभी तुरंत लाइक करो। और अभी तक आप लोग जुड़े रहे हैं तो समझिए, यानी कि अभी तक आप लोग इस वीडियो तक पहुंच गए हैं, इसका मतलब आपने स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखा है। तो आप इस वीडियो को दूसरों के पास शेयर करके भी कहें कि वो भी स्टार्टिंग से लेकर अंत तक पूरा ये क्लास देखें, क्योंकि संपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस क्लास में हो जाने वाला है। एक भी क्वेश्चन अब इससे बाहर नहीं पूछेगा। और आपने स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक देखा है पूरा लास्ट तक बिना स्किप किए, तो मैं पूरे विश्वास के साथ गारंटी देकर बोल रही हूँ कि जाइए अब आप टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव में नहीं आएगा। जो भी आएगा इसी में से आएगा, ठीक। और जो लोग चैनल पर नए आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हर रोज़ आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ध्यान रहे वो घंटी को भी दबा लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ लीजिएगा। अदरवाइज जो कुछ भी समझाया गया है, अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो कमेंट बॉक्स में लिखे, वीडियो को लाइक शेयर वगैरह करें। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।